नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं दीपक कुमार है। आज हमारे चैनल में एक जानी मानी हस्ती अलीगढ़ की है जिनका नाम है अंकित खत्री। तो अंकित खत्री जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। तो खत्री जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमेशा शेर व शायरी के लिए मशहूर हैं और आपकी ज़िंदगी में भी लगभग शेर व शायरी जैसा ही कुछ तालमेल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस का आज जो स्वागत करेंगे वो एक शायरी से हो जाए सर। आज की देखिए, आज के टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आज एक शायरी हम कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। दीपक जी, मैं बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को, ज़िंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के दम पे तो जनाजा उठा करते हैं। अरे वाह, ये तो आपने लाइन मतलब दिल छूने वाली कर दी कि ये पूरा एकदम का देखा जाए तो पूरी लाइफ का आपने सार गा दिया कि यार बाकी में जो भी है भाई अपने दम पे ही करना है। अपने दम बात पे बाकी का जब निकलोगे, याद तो लास्ट रहेगी, तो फिर चार लोग आपको सपोर्ट करेंगे ले जाने में। आपके बारे में मैंने जितना जाना है, पढ़ा है, स्टडी की है, तो उसमें जो आपका बैकग्राउंड है जी, वो आपका बिजनेस क्लास का है। जी जी। और अभी आप नौकरी बचपन से ही कर रहे हैं, आपने कभी बिजनेस नहीं संभाला अपने हाँ जी, पापा हाँ का। तो ऐसा क्यों? ऐसा मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी या ऐसे कोई आपके अंदर इच्छा थी कि इतना अच्छा बिजनेस आपका होटल है वो छोड़ने के बाद आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया वो और आप बिजनेस छोड़ के नौकरी कर रहे हैं? देखिए, मेरा ना शुरू से दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा शुरू से एक वो रहा है कि मैं लोगों की सेवा करूँ। ओके। है ना? तो बेसिकली देखिए कि मैंने जो सेक्टर चूज़ करा है, हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिकली मेरा सेक्टर है। तो उसमें देखिए लोगों की एज अ मैं मतलब सहायता करता रहता हूँ। भाई जैसे भाई लोगों को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो मेरा शुरू से वो नेचर रहा है। तो मैंने अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपना वर्क चूज़ किया है। देखिए, मेरा बैकग्राउंड ज़रूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड बिज़नेस का है, लेकिन बट क्या है कि देखिए मेरे को लगता है कि इंसान को वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए जो उसको अंदर से एक प्रेरणा दे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली है। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने मन को मार के अपने फादर्स का बिजनेस को रन कर लेते हैं। तो आई थिंक आपने वो ना करके, क्योंकि आपकी वहाँ पे कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा थी, पूरा सेटअप है और दादा का बिजनेस है, पापा का भी नहीं है, तो आपने ये छोड़ते हुए दूसरे बिजनेस को, एक वो भी हेल्थ इंश्योरेंस की लाइन को जहाँ पे सब लोग बचना चाहते हैं, आपने मतलब उसको आगे बढ़ाया। हैट्स ऑफ यू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस में हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस, नई जनरेशन अगर कोई इसमें आना चाहती है तो उसके लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या बेनिफिट्स रहेंगे और उन्हें क्यों हेल्थ इंश्योरेंस में आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा दीपक जी, क्या है बेसिकली कि आज के टाइम के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इन सेक्टरों से पीछे भाग रहे हैं। जैसे देखा जाए तो आज के टाइम पे सेल्स की जॉब करने में बहुत सारे बच्चे कतरा से रहे हैं। क्यों कतराते हैं? बिकॉज उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ओवर एक प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, वो अपने आप को खुद प्रेशराइज्ड कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। देखिए, बेसिकली आप कोई भी काम करें उसको एक वो वाली अपनी भावना से करें कि आपका अपना वर्क है, वो अपना बिजनेस है वो। तो आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि आपको वो रियलाइज ही नहीं होगा आप जॉब कर रहे हैं, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, जॉब को 9 to 6 की जॉब समझते हैं, है ना। तो वो नहीं समझना चाहिए। अगर लोग अगर इसको बिजनेस मान के चले तो बहुत ग्रो कर सकते हैं। सेक्टर बहुत अच्छा है, हेल्थ सेक्टर में बहुत आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी लोगों को और करियर बना सकते हैं लोग इससे। लेकिन लोग अभी क्या है, बच्चे थोड़ा, आज के टाइम के बच्चे अलग माइंडसेट के हैं, जो अलग सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई इजीली हम कोई काम करें बस वो हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए, बिजनेस अगर जैसे हमारे फादर का, आपने जैसे अभी बताया कि फादर का या दादाजी का बिजनेस रहा है, तो उसमें क्या रहा है शुरू से, देखिए एक 2 पीढ़ी उसमें हमारी, जैसे दादाजी की हो गई, फादर की हो गई, है ना, तब जाके वो एक बिल्ट हुआ बिजनेस। तो सक्सेस हमेशा ना समय मांगती है दीपक जी, मैं बताना चाहूँगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दादाजी ने स्टार्ट किया था, फादर ने फिर चलाया और अभी भी फादर चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ें हैं वो टाइम टेकिंग है। जी जी। ऐसे ही आज की जनरेशन को क्या लगता है कि तुरंत चीज़ें चाहिए, मतलब वो तुरंत उन्हें करोड़पति बनना है। हाँ जी। तो वो पॉसिबल नहीं है। राइट। इससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि ये सवाल मैं थोड़ा पहले पूछना चाहता था आपसे कि आप इस लाइन में आए कैसे? जैसे मैंने कहा, बैकग्राउंड आपका बिजनेस का है और ऑब्वियस है कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसी को रन करें। आप इस सेक्टर में कैसे आ गए, कैसे आपकी एंट्री हो गई? देखिए, बेसिकली क्या था कि मैं अगर अपने मन की बताऊं तो हमारा डिस्कशन रहा था हमारे फादर से। तो भाई हमारे फादर चाहते थे कि शुरू से
भाई उनको ऐसा लगता है होटल लाइन उन्होंने करी है तो उनको लगता है वो एक हार्ड लाइन है। ओके। तो वो चाहते थे कि मेरा बच्चा इन चीज़ों से ना परिस्थितियों से गुजरे जो शायद वो गुजर के गए हैं। तो इसलिए उन्होंने मेरे को हमेशा ये कहा कि देखो अगर जॉब करोगे तो एक तो जॉब इसलिए भी करी दीपक जी के सीखने को मिलता है। बिजनेस में देखे मैं अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, मैं बिजनेस में जा सकता था, लेकिन बट मैं इसलिए बिजनेस में नहीं गया कि पहले मैं तौर तरीके सीख लूँ, मैं लोगों को जानना सीख लूँ। बिकॉज बिजनेस में आप अगर अपने फादर के दम पे ही अगर उसको क्रिएट करते हो तो आप, मुझे लगता है कुछ अचीव नहीं किया आपने। अगर आपको कुछ अलग अचीव करना है तो आपको दर दर की ठोकरें या मतलब कहते हैं कि वो आपको सीखना जरूरी है। मेरे हिसाब से देखिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि एक आदमी को अगर कुछ ज़िंदगी में बनना है तो वो अपने दम पे बने। भाई फादर के दम पे तो देखो हर कोई बन जाता है। वेरी नाइस, सही बात है आपकी। तो ये आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, किस कंपनी से की, और आज आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, वो सीढ़ी दर सीढ़ी आपने कैसे स्टार्ट किया? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा स्टार्टिंग मेरी, मतलब जैसे मैं पहले सबसे पहले अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूँ तो मैं रिलायंस में आया था इंश्योरेंस सेक्टर में। तो देन उसके बाद फिर मैं SDFC भी वर्किंग कर रहा था। तो फिर अब उसके बाद हेल्थ की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि हेल्थ का इजीली वे रहता है। अकॉर्डिंग टू द लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा इजी रहता है। भाई इजी इन द सेंस के जो आज के टाइम पे लोगों को नीड है, मुझे लगता है हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं हेल्थ सेक्टर की साइड आ गया। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो आपका जो अनुभव एक तरह से देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस में ही है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपने इससे पहले किया है, उसके बाद में आपने हेल्थ इंश्योरेंस में किया है जी। तो कोई लाइफ इंश्योरेंस का कोई खट्टा मीठा अनुभव? लाइफ इंश्योरेंस का खट्टा मीठा बेसिकली देखिए अप डाउन्स तो सब जगह आते थे। ऐसा नहीं है कि अप डाउन्स नहीं आते। वहाँ पे क्या रहता है, कुछ चैलेंजेस ऐसे रहते हैं कि भाई वहाँ पे आप कस्टमर के पास जाते हैं, आप कस्टमर को अच्छा गाइड करने की कोशिश करते हो, लेकिन कस्टमर कहीं ना कहीं आपकी बात को नहीं समझना चाहता, क्योंकि आप उसकी नीड एनालाइज नहीं कर पाते, मुझे लगता है। एक बेसिकली आज के, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के बच्चों में एक चीज़ रहती है कि वो बेसिकली चीज़ में नीड एनालाइज नहीं करते। वो क्या करते हैं, जाते ही मेरा प्रोडक्ट अच्छा आप ले लो, मुझे जो लगता है। लेकिन फोर्सफुली मतलब देना चाहते हैं कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा है आप ले लो, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो नीड एनालाइज करके दें, है ना। नीड एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। सच एज अगर आप ही हैं, अगर आपको देखो जरूरत किसी चीज की, आपको अपने अगर चाइल्ड एजुकेशन की जरूरत है और आप अगर उसको मैरिज के लिए प्लान पिच कर रहे हो नहीं लूंगा, वो नहीं लेंगे, है ना। तो मुझे लगता है पहले इस सेक्टर में अगर आपको अच्छा जाना है या अच्छा आगे बढ़ना है तो आप नीड एनालाइज करके बढ़िए, है ना। और अप डाउन्स तो देखिए आते जाते हैं, वो बिजनेस हो या जॉब हो, दोनों में अप डाउन्स, जैसे आपने बोला कि अप डाउन्स वो आते रहते हैं। मैंने मोस्टली सुना है इंश्योरेंस की नौकरी में मतलब सेल्स, टिपिकल सेल्स है। और मेरे ख्याल से मतलब जहाँ तक मैं सही हूँ कि लास्ट प्रायोरिटी इंश्योरेंस सेक्टर होता है। अगर कहीं, मैंने ऐसे सुना है मार्केट में कि अगर भाई नौकरी नहीं मिल रही कहीं, ठीक है यार इंश्योरेंस कर लिया। तो ऐसा आपको कभी लगा कि आपकी लास्ट प्रायोरिटी थी, या आपको लगा कि नहीं यार ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है? देखिए बेसिकली मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी रही है ये, बिकॉज देखिए सबका थॉट ऑफ प्रोसेस अलग होता है। मेरा थॉट ऑफ प्रोसेस ये रहता है कि मैं लोगों की सेवा करूं, है ना। तो बेसिकली देखिए सेवा का ही काम है। अगर देखिए अगर चाहे लाइफ इंश्योरेंस लीजिए या हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए दीपक जी, तो उसमें अगर अनसर्टेन किसी की अचानक डेथ हो जाती है तो जो आप देखा होगा आज के टाइम में टर्म प्लान्स चलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एड्स भी आते हैं, तो देखिए फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है उससे रिलेटेड ना। और हेल्थ में देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई बीमार है किसी के घर में और उसको उसका खर्चा मिलता है तो वो भी बहुत खुश होता है, वो फाइनेंशियली डिप नहीं जाता है। इमोशनली तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते किसी की फैमिली के लिए, लेकिन हाँ हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि देखिए लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। देखिए ज़िंदगी में आए हैं तो लोगों का हाथ बटाना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना काम किया देन इस ज़िंदगी से चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बढ़िया बात है आपकी। हाँ। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है, जैसे मैंने लोगों से सुना है कि इंश्योरेंस वाले हस्बैंड को बीवी
के सामने हस्बैंड की मौत के फायदे बताते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा कभी ऑकवर्ड सिचुएशन आई, भाई ने कहा कि चल निकल ले यहाँ से, ऐसा कभी कोई फनी मोमेंट कुछ आया हो लाइफ में? देखिए बेसिकली क्या है कि इस चीज को अगर कोई प्रैक्टिकली समझता है तो वो ऐसा नहीं होता कभी, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली कोई समझे कि भाई किसी के मतलब किसी की सेल्स पिच किसी की खराब थी तो उसने इस तरीके से बोल दिया, ऐसा बोल दिया, तो वो एक फनी मोमेंट बन गया। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कस्टमर उठा के बाहर फेंक दे आपको, सही वो नहीं करना चाहिए ना। तो मतलब सेल्स पिच डिसेंट तरीके से होनी चाहिए, मतलब वो कहीं किसी ने ऐसा बोल दिया हो तो एक उस पे टैगलाइन बन गई। देखिए बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक जी कि बिजनेस, जैसे आप बिजनेस में 100% देते हो, बिजनेस को उस तरीके से करने की कोशिश करते हो कि ये आपका अपना है ना, उसी तरीके से आपको जॉब में भी करना चाहिए। जॉब को भी आपको उसी वे में ले जाना चाहिए जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो। उसी तरीके से पिच रखनी चाहिए जैसे आप अपना वहाँ, आप ये समझो कि वो कंपनी का प्रोडक्ट नहीं, वो आपका खुद का प्रोडक्ट है। तो उसके लिए सेल्स पिच सबकी अलग अलग होती है, मैं बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं है, देखिए सबका थॉट ऑफ प्रोसेस अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या है कि एक व्यक्ति को मुझे लगता है कि सेल्स पिच अच्छी रखेगा और कस्टमर को उसके फैमिली के बारे में अगर वो गाइड करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कस्टमर लेगा उस चीज़ को। बहुत बढ़िया। जी मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपका कैरियर 6-7 साल का लाइफ इंश्योरेंस का रहा है जी, तो आप पब्लिक को या मेरी ऑडियंस को, एक्चुअली में हेल्थ इंश्योरेंस तो एक ऐसी चीज़ है कि सभी के लिए नीड इसकी रहती है, तो ऐसे कोई 2-3 प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है लेना? देखिए मैं अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें दीपक जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको टर्म इंश्योरेंस, यूलिप प्रोडक्ट्स एंड सेविंग प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। ओके। देखिए सब प्रोडक्ट्स जो मैं आपको ये तीनों बता रहा हूँ, इनके तीनों के काम, वर्क प्रोफाइल अलग अलग तरीके की है। टर्म इंश्योरेंस क्या करता है, आपकी फैमिली को एज अ फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ओके, है ना। यूलिप प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या रहते हैं कि वो मार्केट बेस्ड रहते हैं। किसी को जैसे चाह होती है कि भाई मेरा पैसा जल्दी डबल हो जाए तो वो यूलिप प्रोडक्ट्स में लगा सकता है। ओके। और देन सेविंग बिलोंग टू शेयर मार्केट, राइट। तो उसमें क्या है, जो शेयर मार्केट में अपना कॉस्ट को नहीं लगाते वो एज अ यूलिप में जा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। और सेविंग प्रोडक्ट बेसिकली देखिए जो गारंटेड चाहते हैं, सपोज किसी की बिटिया की शादी है, कोई ये चाहता है, या एजुकेशन के लिए वो चाहता है कि मुझे गारंटेड फंड मिले, रिस्क नहीं लेना चाहता, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो वो सेविंग प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो जैसा कि आपने कहा, मैं जहाँ तक सही हूँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, टर्म प्लान आपका प्रोटेक्शन प्लान हो गया, राइट, जो कहीं ना कहीं आपकी इनकम की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। हाँ जी। और यूलिप आपके अकॉर्डिंग मार्केट बेस एक प्रोडक्ट जहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप कंपनियों के शेयर में आप पैसा वो लगा देते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं। और एक गारंटेड प्लान भी एटलीस्ट होना चाहिए कि अगर वायदे पे कुछ होता है तो आपको एक गारंटेड रिटर्न फिक्स आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो यही था आई थिंक। हाँ यही है। देखिए बेसिकली मैं बताऊंगा, जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट में बेसिकली बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और बहुत सारा डूब जाता है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं जिनको डाउनफॉल देखना पड़ता है। उसमें क्या होता है, यूलिप प्रोडक्ट्स में कंपनीज के कुछ फाइनेंशियली मैनेजर्स होते हैं जो मतलब मैनेज करते हैं इन फंड्स को, तो वो अपने तरीके से उस फंड को मैनेज करके लगाते हैं कि मार्केट में कहाँ पे प्रॉफिट दे सकते हैं, रिस्क मैनेज करते कम हो जाता है। हाँ जी, तो वहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है ये यूलिप में आपका। तो खत्री जी, आपका लाइफ इंश्योरेंस का आपने एक्सपीरियंस भी बता दिया हमारे सभी लोगों को, जो मेरी ऑडियंस का मतलब पब्लिक पूरी अपनी ही है जी। तो उनको ये भी बता दें कि कौन कौन से प्लान आपको लेने चाहिए, एटलीस्ट 3 प्लान तो ये आपके बकेट में होने चाहिए। जी। इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस का भी सेक्टर रहा ही है, अभी आप रिसेंटली आई थिंक हेल्थ में ही है, तो हेल्थ में आपकी जनरली आपने मतलब ऐसे मूव ऑन क्यों किया? क्योंकि लाइफ में आप बढ़िया ही कर रहे थे, और हेल्थ में ऐसा क्या था कि आपको हेल्थ की ओर खींच के लेके आ गया? देखिए मैं दीपक जी आपको बताना चाहूँगा, देखिए सबका अपना अपना टेस्ट है ना भाई। देखिए लाइफ इंश्योरेंस का भी मेरा टेस्ट रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कभी कभी हेल्थ से रिलेटेड। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को एक बार नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, है ना। Okay. लेकिन
हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को करना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। देखिए मैंने वो मोमेंट्स देखे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मतलब मेरे रिलेटिव्स में ऐसी हो गई थी दीपक जी कि मैंने देखा वो बेचारे फाइनेंशियली तौर पे डिप आ गए। डिप क्या आ गई, एक तरीके से घर परिवार बिक गया उनका सब ना। तो फिर मैंने एक मूवमेंट बनाया कि देखो लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है कि भाई किसी की सेविंग होनी चाहिए या किसी का पैसा बढ़ना चाहिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस मुझे उस टाइम एक ऐसा लग रहा था कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मेरे नियरेस्ट लोग परेशान हो रहे थे जो मैं देखा पूरे मतलब उसमें टेन्योर में जब वो दुखी थे उससे रिलेटेड। मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस ना आपका एक आपके लिए एक सिक्योरिटी पार्ट बहुत अच्छा है। आपका जो सेविंग है वो डिस्ट्रॉय नहीं करने देता, उसको बचा लेता है। तो मुझे लगता है ना कहीं आपकी सेविंग्स पे लॉक लगा देता है। हाँ राइट। तो उसको मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को लेना जरूरी है। तो फिर मैंने कहा कि लोगों को कैसे अवेयर करेंगे, तो मैंने कहा मैं ही हूँ इस मतलब जैसे अपनी फैमिली में लाइफ इंश्योरेंस में था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही एक स्टेप आगे बढ़ूं जिससे मैं मेरे जो जानने वाले मैं उनको कवर कर पाऊँ ना। तो इसलिए मैं इस सेक्टर में आया। मतलब आपने एक बीड़ा उठाया कि लाइफ इंश्योरेंस में समाज सेवा है ही अच्छी है, लेकिन उससे ज्यादा सेवा हम हेल्थ इंश्योरेंस में जाके कर सकते हैं, और क्यों ना इसको स्टार्टिंग में ही कर दूं। तो आपने इसलिए मूव हो गए। हाँ जी। ओके। इसके अलावा मैं एक चीज़ और जानना चाहता था। जैसे आपने बताया कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस अभी हूँ प्रेजेंट में, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे पब्लिक को कि भाई ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, या फिर ऐसे 2-3 प्रोडक्ट कि ये होने चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, है ना, लेकिन लोगों को पहले प्रोडक्ट्स के फीचर्स प्रॉपर जानने चाहिए। जैसे अभी एट प्रेजेंट टाइम में रीएश्योर 2.0 जो 18 ईयर से लेके 65 ईयर्स के लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ना। और अगर सीनियर सिटीजन में चले जाते हैं तो हमारा जो आपका सीनियर फर्स्ट के नाम से प्रोडक्ट आता है वो भी बेस्ट प्रोडक्ट है। कि मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि लोगों को ना अवेयर रहना चाहिए दोनों पार्टों से कि भाई 18 से 65 के लोगों को हम क्या बेस्ट दे सकते हैं, अब सीनियर्स को क्या बेस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट में वो मेरे हिसाब से जा सकते हैं। भाई देखिए जो बेस्ट है वो हम गाइड करते हैं अपनी आपकी ऑडियंस को भी मैं बेस्ट गाइड करना चाहूँगा कि आप एक बार देखिए रीएश्योर 2.0 देखिए, सीनियर फर्स्ट देखिए। ऐसे कुछ फीचर्स जो आपको लगता है कि प्लान तो बहुत सारे हैं अलग अलग कंपनियों सभी के पास में बार-बार के प्लान है जी, तो ऐसे क्या कुछ फीचर्स के लिए आप गाइड करोगे कि ये एक प्लान में होना बहुत ज़रूरी है? कस्टमर जब भी कोई पॉलिसी लें तो इन एटलीस्ट इन पैरामीटर्स को, इन फीचर्स को एक बार देख लें, उसके बाद में पॉलिसी खरीदें। कोई भी कंपनी हो सकती है, हम कंपनी पे नहीं जा रहे। देखिए दीपक जी, बेसिकली देखिए मैं जो सोचता हूँ कि लॉक द क्लॉक ऑप्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई देखिए लोगों की जो जिस तरीके से प्रीमियम इंक्रीज हो रही है, जैसे फ्लक्चुएट हो जाती है हर 5 साल बाद, वो एक अच्छा ऑप्शन रहना चाहिए लॉक द क्लॉक में, है ना, होल्ड रहनी चाहिए वो। क्योंकि अगर वो होल्ड होगी तो देखिए लोग ज़्यादातर अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, है ना। तो और प्लस साथ में एक जो रीस्टोर बेनिफिट है, मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो अनलिमिटेड रहना चाहिए। क्योंकि सेम डिजीज एंड अदर डिजीज पे कभी भी किसी को नीड पड़ सकती है ना। तो मुझे लगता है वो प्रोडक्ट में मेंशन होना ही चाहिए सारी कंपनीज के, है ना। तो अगर मैं, जैसे आपने 2 पॉइंट बताए, मैं आपसे थोड़ा सा और डीपली में जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा भी आप इस करंटली सेक्टर में भी हैं और लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है लोगों में कि यार हेल्थ इंश्योरेंस हम ले रहे हैं। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि अच्छा बुरा, है ना, ऑनलाइन सर्च करेंगे, एजेंट्स को बुलाएंगे, अलग अलग कंपनी के एजेंट्स को बुलाएंगे, उनमें फिर कंपेयर करेंगे। तो कुछ 5 ऐसे यूनिक फीचर्स कि इसके बिना प्लान लेना ही नहीं है, ये एक बेसिक पैरामीटर्स हैं। बात भाई का तो अलग अलग कंपनी हर टाइम पे अलग अलग चीज़ें निकालती रहती ही होंगी, ऑब्वियस है, लेकिन ऐसे कुछ 5 या 6 फीचर्स की ये तो होना चाहिए, ये आपको देखना है, ऑडियंस को देखना है। मैं बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि रूम रेंट पे कैसी भी कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए हर जगह का हिसाब अलग अलग तरीके का होता है, आपने देखा होगा।
भाई कहीं पे रूम सस्ता मिलता है, कहीं महंगा मिलता है, तो मुझे लगता है रूम रेंट पे कैसे भी कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। रोड एम्बुलेंस एक्चुअल होना इम्पोर्टेंट है। आप कहीं से कहीं मूव करते हो तो वो एक्चुअल देना इम्पोर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं वो भी हमारी पॉकेट पे ही पड़ता है। भाई पॉकेट पे ही पड़ेगा आपकी, ऑब्वियस सी बात है। और आपका इसमें रीस्टोर बेनिफिट अनलिमिटेड मैंने आपको बताया ही है ना। एक आपने देखा होगा कि टाइटेनियम ऑप्शन जो एक बेस्ट है, मतलब जैसे आपका एवरी ईयर एनसीबी, जिसको नो क्लेम बोनस भी बोलते हैं, वो एवरी ईयर 100% बढ़ना चाहिए। अच्छा, 100% से डेफिनेशन जैसे क्या है? जैसे 100% से ऐसा है, जैसे आपने कुछ भी समय शॉर्ट लिया या 5 लाख लिया या 10 लाख लिया, तो एवरी ईयर वो 100% के तौर पे बढ़ना चाहिए। जैसे 10 का लिए तो 20, 10 का है तो 20 होना चाहिए, 20 का है तो वो 30 होना चाहिए, ऐसे करके बढ़ना चाहिए, है ना। तो वो बढ़ना चाहिए। ये फीचर्स तो आपने बताया। और मुझे लगता है कि अब आने इस टाइम पे एक आयुष ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है, ओके, है ना। तो आयुष ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है, तो आयुष को कवर्ड करना इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या रहता है, आयुष ट्रीटमेंट में सारी चीज़ें आपकी कवर्ड हो जाती हैं, एक तरीके से प्रॉपर पैकेज बन जाता है आपका ना, प्रॉपर पैकेज। क्योंकि आयुर्वेदिक का तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल काफ़ी पॉपुलर है, पब्लिसिटी भी है उसकी। बहुत सारे, देखिए दीपक जी, आपने देखा होगा बहुत सारे नहीं ऑपरेट कराना चाहते हैं कि नॉर्मली हम ठीक हो जाएं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में इस पे मतलब चीज़ें चल रही हैं, कंपनीज भी देख रही है कि अच्छा आपकी बात सही है। अब ये मिथ है या सही है, इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों से मैंने सुना है कि एलोपैथी कहीं ना कहीं आपको बॉडी में जाके रिएक्शन बहुत सारे करती है, और जिसके फिर साइड इफेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं। अब ये मिथ या सही में हम लोग नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आयुर्वेदिक का एक ऑप्शन होना चाहिए, और हर इंसान की मेंटालिटी अलग अलग होती है, वो जिसमें जाना चाहे एटलीस्ट जाए। होम्योपैथिक भी है क्या सर आपके इस प्रोडक्ट में? होम्योपैथिक, ओके, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और आप एलोपैथिक, यूनानी है, सिद्धा है, सिद्धा, सभी को आप सभी को कवर करते हैं। तो देखा जाए तो एक कॉम्बो प्रोडक्ट है जिसमें आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाती है। अभी जैसे आपका एक सक्सेसफुल कैरियर रहा है जिम मैनेजर के तौर पे, तो अभी मैंने रिसेंटली सुना है, मैं हो सकता है शायद ये गुड न्यूज मैंने सुनी है कि आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर प्रमोट हुए हैं। जी। तो आप कैसा फीलिंग? आप सबके आशीर्वाद से, बल्कि जो ऑडियंस है उसके आशीर्वाद से। भाई देखिए, तो आपने कहा, मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ, सॉरी। डायरेक्शन आपकी स्टार्टिंग में क्या थी, और एज ए प्रमोट होके आपने, जैसे अभी रिसेंट कंपनी में भी आपने बहुत सारे प्रमोशन मैंने ऐसे सुना लिए, तो वो थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ कि आपने कैसे, कौन सी पोस्ट से स्टार्ट किया, और आज आपने कितने प्रमोशंस लाइफ में लिए हैं, आई थिंक आपका 7-8 साल के कैरियर में। देखिए दीपक जी, बताना चाहूँगा, पहले जब हमने ज्वाइन करी थी तो एज एक सेल्स पर्सन के तौर पे जो ज्वाइन करी थी, तो एज सेल्स पर्सन थे, फिर प्रमोट होके एज आ BDM बन गए, ओके, है ना, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बोलते थे उसको, ओके। फिर देन उसके बाद फिर फाइनेंशियली कंसल्टेंट बोलने लग गए, एक और प्रमोशन हो गया, ओके, है ना। फिर देन उसके बाद प्रमोट हुए, तो जब हेल्थ सेक्टर में आ गए तो फिर एज आ एजेंसी मैनेजर बन गए, ओके। फिर सीनियर एजेंसी मैनेजर बन गए, फिर की मैनेजर बन गए, फिर एसोसिएट पार्टनर बन गए कंपनी के साथ, और आज आपके सामने एज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन गए। वेरी नाइस। मतलब आपने एक कंपनी में इतने सारे प्रमोशन ले लिए, और आई थिंक आपको, मेरे ख्याल से टाइम कितना हुआ होगा इस कंपनी में? अभी इस कंपनी में तो देखिए बेसिकली हेल्थ वाले सेक्टर में तो 3.5-4 साल हुए। वेरी नाइस। में 3.5-4 साल के अंदर अगर आपके 5-6 प्रमोशन होते हैं तो आपके लिए तालियां तो बनती हैं। देखिए मैं बताना चाहूँगा दीपक जी, क्या रहता है, सब माइंडसेट का गेम है ना। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अचीव कर लिया, सब अचीव कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि सब अचीव करने के लायक हैं, बट अगर वो अपना माइंड सेट रखें, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखें अपने गोल को लेके, तो मुझे लगता है कि हर कोई अचीव कर सकता है उसको 100%। अगर देखिए आपका गोल क्लियर नहीं होगा, मुझे लगता है, तो शायद आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर आपको अचीव करनी है कुछ चीज़, तो आपको अपना गोल क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं ये थोड़ा यंग जनरेशन आज की ज़्यादा कुछ एडवांस है, तो गोल सेटिंग मस्ट है, और कैपेबिलिटी भर भर के सभी में है, और बस आपके माइंडसेट की बात है, बस माइंडसेट। एक आपने बड़ा अच्छा शब्द कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने कई लोगों से सुना है, तो ये कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये सिर्फ करता भी है काम, या सिर्फ वहम है, ऐसे ही बोल दिया किसी ने? मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको मैं एक बात बताता हूँ
कि आपने देखा होगा कि हॉर्स राइडिंग होती है। हॉर्स राइडिंग में हॉर्स हमेशा सीधा भागता है। कब भागता है वो सीधा? जब उसके वो साइड में लगा दी जाती है। राइट। तो उसको क्या दिख रहा होता है उस टाइम? उसको उस टाइम सामने दिख रही होती है सारी चीजें, आगे इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा होता, सिर्फ गोल। उसको गोल दिख रहा होता है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ओके। जब अगर आपका विजन क्लियर है आपके गोल को लेके, तो 100% आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर सर आप बुरा ना माने तो मैं इसको एक लाइन में ऐसे बोलना चाहे तो आप शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब आपने गोल अपना सेट कर लिया और वो सही गोल है, जो मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी का उसमें बुराई नहीं है, तो सभी की भलाई है, तो वो अदृश्य शक्तियां भी आपका साथ देती हैं। सही बात। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई थिंक मुझे लगता है, देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं थोड़ा डीप चला जाऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या रहता है कि अगर आप माइंड टू माइंड चीजें अपने माइंड में सेट करते जाए कि मैं ये अचीव करूंगा, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो वर्क करता है। ओके। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको वो सोचना भी है और उस गोल सेटिंग के अकॉर्डिंग आपको काम भी करना है। अब जैसे देखिए, मैं आपको अपना ही बताऊं कि मेरा डेली ऑफिस जाना इम्पोर्टेंट रहता है। मैं जाता हूँ डेली ऑफिस, लेकिन मेरा उससे पहले मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी देवों के देव महादेव हैं एक हमारे। अरे वाह, तो उनका तो सभी उनको मैं मानता हूँ। तो मेरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि मैं डेली उनसे मिलने जाता हूँ। तो ये मेरे को एक चीज़ अंदर से, देखिए क्या है, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि मुझे जाना है तो जाना है ना। तो लोगों को अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काबू अगर लोग कर लेते हैं तो वो 100% गोल अचीव करेंगे। सक्सेस के चांसेस 100 आगे बढ़ जाते हैं। कुछ परसेंट अगर आप देखोगे ना तो आपके वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दीपक, मतलब लगता नहीं है आप जैसी आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, इतनी मतलब हैंडसम हो आप, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवान में भी बिलीव करते हो। आज की जनरेशन थोड़ा सा मैंने देखा है कि थोड़ा चीज़ों से हट गई है। जैसे हम लोग बचपन में करते थे तो 9 दिन व्रत रहने हैं, है ना, और रामचरितमानस पूरी 9 दिन में पढ़नी है। एक और सवाल है आपसे, जैसे आपने अभी महादेव का कहा, महादेव के भक्त तो सभी हम लोग भी, और नई जनरेशन पे मैं भी आपसे बात कर रहा था कि वो नई जनरेशन में वो भक्ति नहीं दिखती। हम लोगों ने परकम्मा लगाना और माँ बाप के साथ में मंदिर जाना, है ना, हनुमान चालीसा तो अक्सर पढ़ना, ये हम लोगों का रूटीन हुआ करता था बचपन में। आजकल वो कम देखा जाता है। आजकल मॉडर्न सब, जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दिया, कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 100% खैर काम भी करता हुआ। आपने बताया कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज उसने दिया है। एक मेरा थोड़ा सा इससे नेक्स्ट हो जानना चाहता हूँ ये खत्री जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपने बहुत अच्छा बताया, इससे आगे एक स्टेप और चलते हैं, मेडिटेशन। जी। आजकल नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत ये पूजा पाठ करते थे, परिक्रमा लगाते थे, आजकल की जनरेशन नहीं करती। हम सिर्फ 40 भी पढ़ते थे, जनरेशन आजकल की नहीं करती। तो वो कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन, एक नया वर्ड आ गया है कि मेडिटेशन करना चाहिए। अब मेडिटेशन तो हमारे पूर्वज भी बहुत ज़्यादा किया करते थे, लेकिन आजकल बोला जाता है कि मेडिटेशन से सक्सेस मिलती है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जैसे क्या रोल है मेडिटेशन का सक्सेस में? मेडिटेशन का बहुत एक अच्छा रोल माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे आप महादेव को हम मानते हैं सब लोग, आप भी शायद मानते हैं, तो उसमें क्या चीज़ रहती है, देखा होगा आपने, महादेव सदैव अपनी मेडिटेशंस में रहते हैं, है ना। क्या होता है कि मेडिटेशंस, मुझे लगता है कि आपको ना अंदर से पावरफुल बनाती है। आपका माइंड सेट, जैसे आपको एक अंदर से एक ऊर्जा आपके अंदर आती है ना, मेडिटेशंस में। तो आप उसको बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो, मतलब उससे रिलेटेड, मतलब उसको आप अपनी पावर को यूज़ कर सकते हो अपने, मतलब जब आप शांत रहते हो, मुझे लगता है दीपू जी, और शांत रह के एक मेडिटेशन करते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी बिल्ट होती जाती है ना। जो अगर आप कभी भी देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी ध्यान में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर पावर जनरेट रहती है उसके, है ना। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा साइन है कि आप अपनी, अगर आपको आगे, मतलब जैसे अपने को पावरफुल बनाना है, पावरफुल इन द सेंस के चीज़ों में आपको अगर अपना गोल सेट अगर चीज़ें करनी है, तो भाई ऊर्जा, एनर्जी भी तो आपको चाहिए ना भाई। आप मेडिटेशन से आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी ऊर्जा हमें मिलती है, जो हमारे गोल सेट में हमारे काफ़ी हेल्प करती है। बिल्कुल, बहुत हेल्प करती है। मैंने मतलब रियलाइज़ करा है, हमारे एक बॉस हैं जी, तो वो बहुत मेडिटेशंस को मानते हैं, मतलब वो करते भी है मेडिटेशन। ओके।
तो मतलब उनका मेडिटेशन ऐसा है कि वो 1.5-2 घंटे मेडिटेशन में रहते हैं। ओके। तो मतलब मैंने उन्हीं से सीखा है ये सब चीज़ें। मैं आपको जो आज आपके साथ बैठा भी हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्हीं की मतलब सब चीज़ें, उन्हीं का हेल्प है हमारे पीछे, हाथ है उनका कि आज हम यहाँ इस आपके सामने बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। या मेरे मतलब जैसे आपने माइंड मेडिटेशन के लिए बोला, इसे अगर मैं अपनी डेफिनेशन में अगर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं अरे प्लीज़ आप बताएं। ये भी मैंने भी मतलब थोड़ा सा इसको अनुभव किया है कि हम लोग इंसान हैं, जीव हैं मतलब, लेकिन जीव में हम लोग इंसान हैं, बहुत सारे और भी जीव हैं, चिड़िया है, शेर है, हाथी है ना, जलीय जीव हैं। जी। तो हमारे पास में थोड़ा सा माइंड ज़्यादा है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनके पास में वो चीज़ें नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम दिमाग का यूज ज़्यादा करते हैं, अपने माइंड का यूज ज़्यादा करते हैं। तो सारा जो गेम है वो माइंड का है, और माइंड को एनर्जी चाहिए। माइंड को एनर्जी मिलेगी वो मेडिटेशन से, जैसे आपने कहा। जी। तो अगर मेडिटेशन हम करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारा माइंड को ऊर्जा मिलेगी और वो सारे काम हमारे सुचारू रूप से होते चले जाएंगे, जो भी हमारे लक्ष्य हैं। बिल्कुल। और बड़ा रिलैक्स भी मिलता है, क्योंकि आपने जैसे आप तो इस सेक्टर में, सेल्स वाले में फ्रस्ट्रेशन बहुत बार आता होगा। कभी कस्टमर आपको, मैंने सुना है ऐसा कि भाई रात के 10:30 बज रहे हैं, हाँ भाई मेरा क्लेम दिलवा दो, ये कर दो, है ना, ये आपने बॉन्ड नहीं भेजा, पॉलिसी नहीं हुई, पॉलिसी इशू नहीं हुई। तो आपके लिए फिर ये बहुत ज़रूरी आई थिंक बन जाता है एक मेडिटेशन का पार्ट, की दिमाग शांत रहे भाई कैसे भी, क्योंकि शांत रहेंगे तो आप फिर बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। बिल्कुल सही हूँ क्या मैं? बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे चीज़ों में आपको एक वर्ड यूज़ होता है, पेशेंस। है ना? तो आप सब चीज़ों में एक पेशेंस रखें। ओके। है ना? देखिए कस्टमर, कभी कभी चीज़ें कस्टमर की जब ख़राब हो जाती हैं तो कस्टमर, चाहे मैं भी आज किसी का कस्टमर होऊंगा, मेरी चीज़ें ख़राब होंगी, मैं भी चीखूँगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें उस टाइम एक हार्ड एंड कोर पे उसको एक रिवर्ट करना होता है। वहाँ पे हम कूल माइंड होके, क्योंकि हमारे को उसको पॉइंट को सॉल्व करना है। ओके। ना कि हमें उसको एक उल्टा जवाब देना है। तो मुझे लगता है कि पेशेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है इस नौकरी में। पेशेंस होना बहुत है। अगर किसी के पास पेशेंस नहीं है, मैं आपको आपके मतलब नहीं है इसके लिए, जनता को बताऊंगा कि वो ये सेक्टर में ना आए। क्योंकि देखिए पेशेंस नहीं है भाई, आप भी अगर गुस्से वाले हो तो आप इस सेक्टर को मत ज्वाइन करिए, है ना। तो ये चीज़ है। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसी से आगे मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, अभी हम मेडिटेशन ही पे चल ही रहे हैं, तो मेडिटेशन ठीक है, मतलब लाइफ में ज़रूरी है हम लोगों के अचीव, जो भी गोल है उनको अचीव करने के लिए। इससे ऊपर एक लौकिक परलौकिक वाली बात आ जाती है, अध्यात्म की बात आ जाती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं मेडिटेशन से जोड़ के? क्या लौकिक परलौकिक या उसके ऊपर भी कोई आसमान है, ऐसा कुछ भगवान वगैरह कुछ? देखिए बेसिकली ना, देखिए वो आपने देखा है ना मैंने देखा है, कहाँ सुनी है हमने है, मतलब ग्रंथों में लिखी हैं ये चीज़ें कि ऐसा होता है। लेकिन देखिए विश्वास हम उसी चीज़ पे करते हैं जो हम देखते हैं। तो मुझे लगता है देखिए कि विश्वास अगर आपको है कि आपके जैसे कोई, जैसे अब हमें लगता है कि हमारे महादेव हैं, तो वो हैं, तो हम उसको उसी वे में मानते हैं। नहीं मानता वो नहीं मानता, जो नहीं मानता उनके लिए भाई भगवान नहीं है तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी को अगर किसी में इंटरेस्ट, मतलब जैसे एक आदमी को अगर भरोसा है किसी चीज़ पे, तो उसको भरोसे पे ही चलना चाहिए। मतलब आपकी एक लाइन मुझे याद आ गई आपकी बातों से, मानो तो मैं गंगा माहू, नहीं तो बहता पानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए विश्वास के ऊपर, विश्वास देखिए ट्रस्ट पे ही काम होता है। अगर आप मैंने देखा है कि अगर आप ईश्वर को ट्रस्ट करते हैं तो आप वो सब भी अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी शायद सोचा नहीं होगा। ऐसा हुआ होगा शायद आपके साथ भी दीपक जी, कि आप कुछ सोचें और वो चीज आप सोच रहे हैं और वो आपके सामने नेक्स्ट डे हो जाए। ऐसा होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को सोच रहे हैं, वो बंदा आ गया या उसकी कॉल आ गई, है ना। राइट। तो ये चीजें सब आपके ट्रस्ट पे काम करती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जुड़ जाती है कि हम किसी को सोच रहे हैं, बार बार वो दिमाग में रिपीट हो रहा है, वो बंदा हमारे साथ प्रेजेंट हो गया, वो जो भी घटना है, इवेंट्स है, वो हमारे साथ हो गई, तुरंत के तुरंत हो गई। तो वो चीज आप
इसमें अभी जैसे भगवान को आप मानते हैं तो क्या फिर शैतान को भी मानते हैं, भूत प्रेत पिशाच जिन वगैरह, या कोई दूसरा जन्म भी होता है ऐसा कुछ? देखिए मैं अगर इन चीज़ों में आपको बताऊं तो देखिए सारी चीज़ें होती हैं। ओके। मानो तो सब कुछ है, जैसे मैंने आपको बताया, ना मानो तो कुछ भी नहीं। देखिए सबका ना ऑरा अलग अलग तरीके का है दीपक जी। जैसे अगर देखेंगे, जैसे भगवान का ऑरा अपने तरीके का है, जैसे अभी आपने बताया भूत प्रेत का ऑरा वो एक अलग तरीके का है। भाई अगर आप जिसके ऑरे में जाएंगे तो आपको वो चीजें फील होने लगेंगी। जब आप अपने ऑरे में रहेंगे आपको नहीं फील होगा। ओके, है ना? तो आपकी खुद की एनर्जी मजबूत होनी चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है। राइट। आपका माइंड सेट और आपकी पावर ऑफ एनर्जी जब स्ट्रांग होती है तो आप किसी भी चीज से लड़ जाते हो। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। ओके, चलिए सर, बहुत सारी बातें हो गई अभी ये भूत प्रेत अध्यात्म की। बस आपकी पर्सनैलिटी को देख के ऐसा लगता है कि आपके अफेयर बहुत रहे होंगे। अरे दी ये वाली बात है सबके सामने मत करिए। इसको हम फिर कभी बैठ के बाद डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये मेंस की बात है बीच में। जी ओके, मतलब सबके सामने नहीं बोली जा सकती। लेकिन क्या प्यार गुनाह है करना? हाँ जी, प्यार कोई गुनाह है करना जो हम छुप के बातें करें इसके लिए? नहीं, देखिए बेसिकली प्यार आप ब्लश कर रहे हैं, आप शायद फास्ट में चलेंगे। मैं आपको इस धर्म संकट से निकालता हूँ। अभी इसको कट करते हैं क्योंकि मेरी भाभी बहुत मारेगी आपको, तो मुझे वो भी देख रहा है। तो ठीक है, हम अफेयर्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे भी डर है कि कहीं मेरी भाभी आपको कुछ ज़्यादा ना कह दे। अरे सर, अब तो आपने ये वाली बात छेड़ी है तो इस पर मैं आपको एक बता देता हूँ। निकल रही हैं दिल के जज्बात धीरे धीरे। देखिए, जैसे आपने प्यार की बात करी थी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी बीवी से मेरा बहुत प्यार है। अरे वाह, हर चीज़ में आपका प्यार है। लाइक ये आप डर के बोल रहे हैं या आप रियल में हैं? आप ऐसे नहीं, आप भाभी जी से खुद पूछ सकते हैं ये चीज़ें। तो देखिए बेसिकली क्या है कि जरूरी नहीं कि शादी से पहले ही आपका कोई अफेयर रहा हो। ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि मोहब्बत आपको तब भी हो सकती है जब आप शादी करते हैं, उसके बाद ना। तो सब थॉट प्रोसेस आपके माइंड सेट पे। तरीका तो यही है खत्री जी, लेकिन हो जाता है। देखिए होने का तो बहुत कुछ हो सकता है ना, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। ओके भाई, अगर प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी से पहले प्यार करना गुनाह है। प्यार करते हैं तो फिर शादी करिए, उसी से शादी करिए भाई। जब अच्छा, मैंने सुना है आपकी लव मैरिज हुई है, इसीलिए आप लव मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, मैं लव मैरिज को मैं बेसिकली प्रमोट नहीं कर रहा। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या रहता है कि आने वाली जनरेशन को एक अच्छा मैसेज मिलना चाहिए। तो प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें मुझे लगता है एक फैमिली का आपका एग्री होना भी इम्पोर्टेंट। फैमिली का आशीर्वाद जरूरी भाई है। देखिए, ऐसा भी नहीं करिए आप अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे एक बिटिया है या एक बेटा है जिनको फैमिली ने इतना बड़ा यंग किया, देन वो एक टाइम पे आके अपने मदर फादर को छोड़ के, चाहे वो बेटा हो चाहे बिटिया हो, वो छोड़ के चले जाए। आपको नहीं लगता है प्यार नहीं है, सिर्फ ओनली अट्रैक्शन है कुछ दिन का? कि आपने देखा होगा नॉर्मली हम 30 साल में 28-30 में शादी शहर में करते हैं, रूरल में थोड़ा सा 22-25 के आसपास हो जाती है। तो जो हमारे मम्मी पापा जो हमसे बचपन से प्यार करते हैं, हम भी उनसे ऑब्वियसली प्यार करते हैं, तो उनका प्यार भी उस अट्रैक्शन के आगे एकदम धीमा सा पड़ जाता है। और कुछ लोग गलत एक्शन ले लेते हैं, बच्चे गलत एक्शन ले लेते हैं और वो घर छोड़ के मम्मी पापा को, वो अपनी मम्मी पापा को, हम अपने मम्मी पापा को छोड़ के चले जाते हैं और उनको फिर बाद में रियलाइज़ होता है यार ये हमने गलत एक्शन ले लिया। देखिए, मैं आपको दीपक जी बताना चाहूँगा इस चीज़ में कि ये एक तरीके का अट्रैक्शन होता है कुछ समय के लिए, है ना। आपने देखा होगा कि अरेंज मैरिज ज़्यादा चल जाती है अकॉर्डिंग टू द लव मैरिज, बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं है कि शादी के बाद लव मैरिज में प्यार, बिकॉज जो प्यार होता है वो बिकॉज एक अट्रैक्शन है ना। आपने देखा होगा अरेंज मैरिज ज़्यादा लॉन्ग टाइम चल जाती है अकॉर्डिंग टू द लव मैरिज से ना, बिकॉज उसमें क्या रहता है कि आपका जो अरेंज मैरिज है तो उसमें आप अपने आपके लड़ाइयाँ होती हैं तो समझते हो, परिवार संभाल लेता है। लव मैरिज में क्या है कि आप अकेले पड़ गए तो फिर लड़ाइयाँ हो गई तो फिर झंझट ही खत्म। तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाता हूँ, यार तू दूसरे से कर ले, मैं दूसरे से कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि
प्यार अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या है कि देखो सबके नसीब में भी नहीं होता है ना, ऐसे सर भी कह सकते हैं। ये दिल दुखने वाली बात मत कहो आप। तो बहुत सारी बातें हमने ये प्यार मोहब्बत वाली भी कर ली, और फ्लैशबैक अच्छा लगता है वैसे। लेकिन हाँ, आपको शादी प्यार मोहब्बत हो जाता है, अट्रैक्शन, आप उसको भी इंजॉय करो, लेकिन आप इतने अंधे भी मत हो जाओ कि आप सारी दुनिया को छोड़ दो उसके के लिए और बाद में आपको पछतावा मिले। तो पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। आप शादी भी अगर उनसे करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आशीर्वाद लेके करो। तो ये मैसेज आई थिंक आप भी देना चाहते हैं, मेरा भी यही हमेशा रहता है। बिल्कुल और सही बहुत कह रहे हैं। कुर्बानियाँ भी हमने दी हैं इसके लिए। देखिए बेसिकली तो क्या रहता है आई लव यू डैड, आई लव यू मम। कि आपको मदर फादर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मुझे जो बिल्कुल। लगता है कि देखिए मदर फादर कभी भी अपने बच्चों को गलत नहीं सोचते, वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुश रहे, खुश रहे। है ना। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में बच्चे उस टाइम मदर फादर को एक पॉइंट पे गलत समझ लेते हैं कि शायद वो मुझे क्यों मतलब ऐसा क्यों मना करने कर से रहे हैं। मना कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है वो कि 25 या 30 साल का प्यार मम्मी पापा को उस समय दिखाई नहीं देता, वो 6 महीने का प्यार या 1 साल का प्यार दिखाई देता है। राइट। तो उस टाइम इंसान ऐसा हो जाता है कि जो माँ बाप ने आपके लिए किया है, जो आप इतने बड़े हुए हो, या जो एजुकेशन दी है, या जो आपको चीज़ें सिखाई गई हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो विद इन अ सेकेंड के अंदर ना। मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात तो टोकना चाहता हूँ, ये रियलाइजेशन जो होता है ये हमें पापा बनने के बाद ही होता है या उस समय हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है? तो ये ये भी तो एक बात है कि हम उस समय पे मतलब अंधे हो जाते हैं एक तरीके से, क्या प्यार एक अंधा होता है। देखिए बेसिकली क्या रहता है दीपक जी, कुछ आप देखेंगे तो वो 20 से 25 केमिकल लोचा। टेन्योर ऐसा है कि आदमी को बहुत ज़्यादा चीज़ों में समझ में नहीं आता। वो उस टाइम पे उस माइंड बॉडी में ऐसे रिएक्शन होते हैं, वो जस्ट लाइक केमिकल लोचा है, उसको जो संभाल पाएगा वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। बस वो संभालना ही चाहिए। निकल गया वो टारगेट अचीव करेगा, जो रह गया नहीं, सही बात है, वो केमिकल लोचा होता ही है, सबकी लाइफ में आता है, हमारी लाइफ में भी आए। बस मम्मी पापा का जो प्यार है ना भाई, वो स्ट्रांग रहेगा हमारे लिए, तो हम उस केमिकल लोचा से बाहर निकल के आ जाएंगे। यही सबके लिए कहना है। शादी करनी है उसी से, पेरेंट्स की मर्जी से करो। आगे बढ़ते खत्री जी, अभी जब प्यार मोहब्बत की बात ही चल रही है, तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपकी सक्सेस में, वो आपके साथ हमेशा डट के खड़े रहे, कुछ भी हुआ हो लेकिन मैं आपके साथ हूँ? देखिए मैं आपको दीपक जी बताना चाहूँगा, बेसिकली मेरी लाइफ में मेरे को जिन्होंने सक्सेस के पीछे अगर आप देखेंगे तो मेरे मदर फादर हैं। ओके, उनका आशीर्वाद तो है ही। आशीर्वाद उनका, मेरी वाइफ है जिसने मुझे सपोर्ट किया, प्लस साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक नए मेंबर आपकी जो ज़िंदगी में आता है, नए मेंबर से मतलब लाइक आपका सन या डॉटर, तो एक अलग सा एक ऊर्जा मिलती है आपको, मतलब अपना लेके आता है, वो अपना लेके आता है। तो आपका जो अचीवमेंट है आप उसको और तेजी से करने लग जाते हो, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप खुद ही ऑटो कट पे जब काम करने लग जाते हो, जब आपको लगता है कि देखिए आप पे जिम्मेदारी तो है, भाई वाइफ है, बच्चे हैं, लेकिन क्या होता है जब बच्चे आते हैं ना, तो आपके अंदर एक ऊर्जा लेके आते हैं। मुझे लगता है वो चीज़ कहीं ना कहीं आपका नया जीवन है, नया जीवन है। देखिए आप पहले टेन्योर में होते हैं, आप एक चाइल्ड होते हैं, फिर आप एक मतलब मैरिज हो जाती है तो हस्बैंड बनते हैं, जब आप फादर बनते हैं मुझे लगता है दीपू जी, तो एक अलग वारे में चले जाते हैं, है ना। जैसे भाई मेरे फादर हैं, है ना, तो उनका एक अलग वारा है हम बच्चों के लिए। तो मेरे चाइल्ड है तो मेरा अलग वारा है उसके लिए, तो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम अपने बच्चे में अपना जीवन नया वाला ढूंढ लेते हैं, और वो जो एनर्जी आती है वो फिर हम लोगों को सक्सेस दिलवा देती है। करेक्ट है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, बच्चे पैदा करो, दो ही अच्छे हैं। और बाकी आपने बहुत अच्छी लाइन बोली। इसके साथ साथ आपका जैसे एक हमेशा मैंने टैगलाइन सुनी है मार्केट में, मैं भी अलीगढ़ में रहता हूँ, आप भी अलीगढ़ में रहते हैं, तो मैंने एक आप हमेशा टैगलाइन सुनी है खत्री जी की कि
जो होना है ना वो होके रहता है। जी। तो इसमें मतलब एफर्ट्स रहते हैं हमारे, या फिर ऊपर से लिखा हुआ है सब कुछ ऐसा। मतलब मैंने कई बार सुना है आपके फ्रेंड से, देखिए- अपने फ्रेंड से कि एक आपका टाइटल है यार टेंशन मत ले भाई, जो होना है ना, आप ऐसे करके मतलब रोते हुए को शांत कर देते कि भाई देख टेंशन मत ले, ये गमी हो गई, ऊपर से लिखा हुआ है ना, तू क्या कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने देखा होगा आज से कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, 3 इडियट्स नाम था उसका, ओके। है ना। तो उसमें वो Iconic कहता था, movie है ना, वो उसमें वो क्या कहता था, जी, हमेशा अपने दिल को ऑल इज वेल, है ना। हाँ क्या होता है, आप अगर अपने माइंड को सेट रखते रहते हो, जैसे वो कहता था ऑल इज वेल, है ना, सब बढ़िया रहे, सब बढ़िया, तो बढ़िया हुआ, है ना। बिल्कुल। तो जब आप अपने अंदर ये चीज ले आते हो कि सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव वे में आ जाते हो और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो पॉजिटिव ही होगा आपका। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं दीपक जी कि ये कुदरत, मतलब जो ब्रह्मांड है, इसमें हम जैसा बोलते हैं वो सेम वैसा ही रिटर्न करता है हमें। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, तो वो अट्रैक्ट होके मेरे पास आएगा, है ना। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट का थॉट रखूंगा अपने माइंड में, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे साथ नेगेटिव जैसे ही एक छोटा सा होगा ना, मैं सोचूंगा अरे यार ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया मेरे साथ। तो ये सब आपका थॉट प्रोसेस पे ही डिपेंड रहता है। बिल्कुल बात सही कही कि जो होना है वो होके रहेगा, और हमें एक एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। तो उसमें हमें दिमाग में टेंशन नहीं रहती है कि यार मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरा भी ऐसे ही मानना है, आपसे बिल्कुल कोरिलेटेड ही मेरे शायद मेरा अभी आंसर है। और मैंने कई बार देखा भी है, जैसे हम लोग बचपन में इस दुनिया में आए तो हमें इस समाज में पेरेंट्स मिले, समाज मिला, भाई बहन मिले, रिलेशंस मिले, तो सब कुछ गॉड ने दे दिया। अब जब खोने की बारी आती है, देखो जो मिला है यार वो खोएगा भी ना, ऑब्वियस है, ये सब लोग जानते ही हैं कि जो आया है वो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम जब इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे कि यार दिया भी तो हम लेके थोड़ी आए थे, दिया तो गॉड नहीं है, अब वो ले भी रहा है तो फिर टेंशन क्यों। तो ये एक पॉजिटिव आप इस तरीके से भी रह सकते हैं। जी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें कि जब आया था तो मैं खुद नहीं नहाया था, है ना। अरे वाह। जब मैं जाऊंगा तो भी खुद नहीं नहाऊंगा, तो घमंड किस बात का, ऑब्वियस है, मतलब तो खोने की टेंशन ही नहीं है, खोने की टेंशन नहीं है। देखिए जो बहुत अच्छी है ना, जो कमाया वो सब यहीं रह जाना है ना। तो घमंड क्यों करें उस चीज पे जो हमारा है ही नहीं, है ना भाई। मुझे लगता है इन चीजों के लिए आदमी को पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब चीज है, लेकिन घमंड काहे का है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहना ही चाहिए, और ये हमें कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ लेके जाता है, डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से दूर बचाता है। राइट। क्योंकि जो दिया ऊपर वाले ने दिया, लेगा तो वही उसका यार, सिंपल है, इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना। अच्छा, मेरा जैसे आपने प्रमोशन इतने लिए, आप सक्सेस हुए, है ना। बहुत सारे लोगों को सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो किसी के लिए घर बनाना अचीवमेंट हो सकता है, किसी के लिए करोड़ रुपए बनाना अचीवमेंट हो सकता है, किसी के लिए मम्मी पापा की सेवा ही अचीवमेंट हो सकता है, किसी के लिए समाज की सेवा करूंगा यार मैं, बस मेरे लिए यही अचीवमेंट है, यही मेरी सक्सेस है। आपके लिए सक्सेस कैसे देखते हो कि ये अभी जैसे आप इतने पोस्ट पे आ चुके हो, ये सारी चीज़ें, क्या आप अपने को सक्सेस मानते हो या इसके आगे भी सक्सेस आपकी बाकी है? देखिए बेसिकली क्या है कि आप सब चीज़ें ये जैसे ये रहती हैं कि मुझे लगता है कि पैसा आना एक सक्सेस नहीं है ना। ओके। इनके सक्सेस के पीछे आपको अपनी फैमिली को टाइम देना इम्पोर्टेंट है। ओके। आप अपनी वाइफ को टाइम दीजिए, आप अपने दोस्तों को टाइम दीजिए, भाई आप उनके साथ बैठो। ऐसा नहीं है कि सक्सेस के पीछे ही आप एक, भाई सक्सेस, आपने देखा होगा बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन ऐसे होते हैं जो एक मनी मेकिंग होते हैं, भाई वो मनी के पीछे दौड़ रहे होते हैं। आपने देखा होगा एक दौड़ लग रही है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो सक्सेसफुल होते हैं पैसे को लेके, तो देन वो एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार, मतलब जैसे मेरे रिलेटिव्स हो गए या मेरी फैमिली हो गई या मेरे मदर फादर हो गए, काश मैं उनके साथ बैठता तो मैं ये बात कर पाता, या वाइफ के साथ बैठता तो ये बात कर पाता, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ सक्सेस को अचीव करने के लिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर, सेक्रीफाइस जरूर होता है। तो मैं सोचता हूँ मेरी सक्सेस मुझे इसलिए पसंद है कि मैं अपने वाइफ को, अपने बच्चे को टाइम देता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को टाइम देता हूँ, अपने दोस्तों को टाइम देता हूँ, है ना भाई। चाहे मैं
पैसा जरूरी नहीं है कि मैं बहुत हायर कमाऊं, लेकिन हाँ मुझे संतुष्टि है, मतलब एक अपने में मैं सेटिस्फाई हूँ, तो देन मैं सक्सेसफुल अपने आप को मानता हूँ। बहुत अच्छा आपने बोला। अदरवाइज मेरी जो आज तक जो भी ज़्यादातर लोगों से सुना है कि वो बस करोड़पति और अरबपति बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, वो उसी को सक्सेस मानते हैं और रिलेशंस को वो बिल्कुल किनारे कर देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। सोसाइटी और यहाँ पे मैं भी आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हमें रिलेशंस पैसे के साथ साथ कमाने चाहिए। अगर आप रिलेशंस नहीं कमा पा रहे हैं तो आपका जब डाउनफॉल आता है तब आपको कौन बचाएगा संभालेगा? आपको? सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा नो डाउट मतलब देखा जाए तो गॉड के बाद में सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको रिलेशंस बिल्कुल कमाने जरूरी है। बिल्कुल। और पैसे की कोई डेफिनेशन नहीं है यार। अभी कोई मान लो 10 करोड़ भी कमा लेगा, किसी के लिए 50 करोड़, किसी के लिए 1 करोड़, किसी 1 अरब। आपकी चाह अंबानी को देखा जाए तो वो खत्म ही नहीं होगी। आपकी चाह का बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा हर चीज को आप पैसे से नहीं पैसे पैसे से सकते, नहीं। मुझे लगता है आप इन चीजों को हमेशा ऐसे सोचो कि मेरा फैमिली, मेरी जो मदर है, मेरे फादर हैं या मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, सब हेल्दी रहे, है ना, हेल्दी रहे और मेरी वजह से हैप्पी रहे। हाँ, मेरी वजह से ये मेरी happy रहे, सक्सेस की खुश रहे। डेफिनेशन है। हाँ, तो वो मेरी सक्सेस है, उसको मैं सक्सेस मानता हूँ अपनी ना। ओके, बहुत बहुत अच्छा आपने बिल्कुल कहा। और एक टैगलाइन, संतोषी सदा सुखी। संतोषी सदा सुख। तो बिल्कुल। इसके साथ साथ मेरा एक क्वेश्चन और ये आपसे था। मैंने सुना है लोगों से अक्सर कि जैसे कि वो कुछ अभी नॉर्मल है, हम लोग जैसे चाचा ताऊ के साथ रहते हैं, हम पहले तो कॉमन फैमिली मतलब कॉमन फैमिली रहा करती थी, चाचा वगैरह साथ में। अभी तो थोड़ा सा सिंगल फैमिलीज हो गई हैं। तो उसमें जैसे कोई लड़का मतलब हमारे भाई बहन या हम में से कोई भी एक थोड़ा सा ग्रो कर गया है ना, कोई ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो रिश्तेदार जलते हैं। तो ऐसा कुछ है कि रिश्तेदार जलते हैं हमारी कामयाबी से? देखिए, सबका दीपक जी सोचना अलग तरीके का है। मुझे लगता है सक्सेसफुल लाइफ में वो पर्सन है जो अपनों को साथ लेके चले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे रिलेटिव हैं या सपोज मेरे चाचा ताऊ के बच्चे हैं, वो बेचारे उस तरीके से अर्निंग नहीं कर रहे जिस तरीके से अर्निंग मैं कर रहा हूँ, है ना। अगर वो मैं उनको अगर अपने साथ लेके नहीं चल रहा तो मैं सक्सेसफुल किस बात कर रहा? भाई, मैं सक्सेसफुल अपने आप को तब मानता हूँ दीपक जी जब मेरे साथ बैठ के मतलब सक्सेसफुल बैठे हों, मतलब जो मेरे साथ जितने मेंबर जुड़े हैं वो सक्सेसफुल बैठे। ये वाली चीज हालांकि चेहरे पे मैं हैप्पीनेस देखूं। हाँ, ये हालांकि चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये मैंने अपने एक गुरु हैं उनसे सीखी है कि हमेशा जो आपके साथ हैं उनको हमेशा आगे ग्रो कराइए। तब आपको मतलब ग्रो कराइए, आप उनको वो सक्सेस दिलाइए, तो तब आपको रियलाइज होगा आप कितने हैप्पी हैं, है ना भाई। बिल्कुल। आपको ऐसा फील आना चाहिए कि जो आपके साथ के हैं अगर वो बेचारे कहीं ना कहीं एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप यूँ नहीं कह सकते मैं सक्सेसफुल हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब आपके साथ के आपके रिलेटिव हैं। कोई नहीं जलता दीपक जी आज के टाइम पे किसी से। कुछ लोगों ने मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने ना ये मतलब बना दे पड़ोसी मेरे रिश्तेदार जलेंगे। अबे क्यों जलेंगे? वो सही है क्या? सही बात। हो सकता है तुमसे ज्यादा पैसे वाले हो। सही बात है, सबका थॉट ऑफ प्रोसेस है, थॉट ऑफ प्रोसीजर है। और मेरा भी एक ऐसा मानना है कि यार मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, चाचा भाई बहन, हम कजिन वगैरह जो भी हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ कर लें यार मुझसे। तो मेरे पास अगर कभी डाउनफॉल आएगा तो मैं फ़ोन तो करूँगा, हाँ भाई इतने पेटी की नीड है, भेज दे। बिल्कुल। तो वो रिलेशंस हम कमाने चाहिए, ये और जलना जलाना ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली क्या है, लाइफ में आप आए हैं, आप अपने रिलेशन को बिल्ड करिए जो आपको काम देंगे, है ना। पैसा काम देता है लेकिन रिलेशन आपको उस पल काम देंगे जिस पल पैसा भी वर्किंग नहीं करेगा आपके लिए। एक लाइफ में एक मैं बताना चाहूँगा दीपक जी, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जहाँ आपका पैसा वर्क नहीं करता, वहाँ आपके रिलेशन, आपके अपने काम आते हैं। तो वो दौर से भी मैं गुजरा हूँ कि जहाँ पे मेरे वो अपने मेरे लिए खड़े रहे जब मेरे पास फंड नहीं होता था, है ना। आज है अच्छी बात है लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ सकता उस फंड की वजह से, बिकॉज आज जब पैसा आने के बाद उन्हें भूल जाऊं जिन्होंने उस पल साथ दिया जब कुछ भी नहीं था। तो हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो आपके अपने हैं वो आपके साथ रहेंगे। भाई अगर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर एक परिवार बैठ के कम पैसा आ रहा है, एक परिवार बैठ के पूरा परिवार बैठ के साथ में रोटी खा रहा है तो वो आनंद से भरपूर रहता है। मतलब एक आनंद ही अलग है ना, वो आनंद एक अलग है। ये आनंद हम लोग अक्सर शादी ब्याह में लेते हैं, ये रोज मिल जाए तो रोज मिल जाए तो इससे अच्छा। देखिए लाइफ कितनी एक
आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के या भाई बहनों Happily के हो साथ जाएगी। बैठ के या पूरी फैमिली के साथ बैठ के जब आप खाना खाते हैं ना, वही मोमेंट आपका सक्सेस, वही मतलब वही उसी को success है। सक्सेस बोलते हैं। मेरे को बिल्कुल ऐसा सही लगता बात है, है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अलीगढ़ में हम दोनों ही रहते हैं, दोहरा हम दोनों ने सुना है। हाँ और दोहरा की जितनी भी जो यूथ है हाँ। वो पेरेंट्स तो घर पे रह गए, हाँ, है ना, और जनरेशन नई वाली सब देखा जाए तो अब्रॉड चली गई। अब्रॉड चली गई। उनके माँ बाप को देखा जाए तो उनकी लाशें मिलती हैं महीने 1.5 महीने 15 दिन बाद, जब वो सड़े आती है, बदबू आती है, तो पता पड़ता है कि यार खत्म। देखिए तो ये वाकई सही बात है कि रिलेशन इंपॉर्टेंस है। माँ बाप के साथ एक साथ आप खाना खा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं दीपक जी, देखिए आप अब्रॉड जा रही हैं, आप अपने पेरेंट्स को ले जाइए, उसे साथ रहने चाहिए। उसे बिल्कुल, सक्सेस बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं करिए कि आप अब्रॉड चले गए, माँ बाप पीछे रोटी नहीं खा पा रहे। अभी शायद इंसिडेंट भी आया था एक बीच में, हमने आप शायद आपने भी सुना होगा, जो मतलब ऐसा इंसिडेंट रहा कि 1.5-2 महीने बाद हाँ पता हाँ, चला बॉडी कि मिली थी, बॉडी मिली थी, बॉडी में सड़ी गई थी एक तरीके से, हाँ, खत्म तो हो गई। उसमें क्या रहता है कि अंतिम आपको संस्कार पता भी ही नहीं कर नहीं है पाए। कि आपकी फैमिली के व्यक्ति के साथ कुछ हो गया, है ना। आप एक उस दौड़ में, एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं कि बस आपको मनी तो दिख रहा है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे जो आप छोड़ते चले जा रहे हैं अपनी लाइफ से, है ना। तो पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, आज उनको आपकी जरूरत है और आप एंजॉय विदेश में कर रहे हैं। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि दीपक जी, बचपन में माँ बाप, हम जब छोटे थे तो माँ बाप ने हमारे को बहुत मतलब चलना सिखाया, चीज़ें करी। आज हमारा समय है उनका सपोर्ट बनना, तो हमेशा उस पल तक सपोर्ट बनिए अपने फैमिली का, उस पल तक अपने मदर फादर का सपोर्ट करिए जब तक वो हैं, क्योंकि फिर बाद में ना कहने की चीजें रह जाती बाद हैं में कि, फिर आप वो शादी करते है ना, रहो, फिर वो आप कह ही सकते कुछ हो भी कि खिला काश दो, वो फर्क होते नहीं तो मैं ये करता, काश वो होते तो मैं ये कर लेता, है ना। तो अच्छा, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हम जेंट्स हैं या लड़के हैं ना, एक्सप्रेसिव बड़े कम होते हैं। लड़कियां पापा के गले पे जाके मतलब रो लेती हैं, हम लोग नहीं रो पाते यार। तो हम अपने मम्मी से कभी कभी हो सकता है कि शायद हम प्यार भरी 2 बातें कर लें, लेकिन मतलब प्यार बहुत होता है, ठीक है, बोल नहीं पाते यार। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा मतलब मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ, प्यार बहुत करते हैं हम अपने मम्मी पापा से, लेकिन कभी कभी पता नहीं, या तो फिर वो उस तरीके से हमारी कंडीशनिंग नहीं हुई कि हम एकदम खुल के बोल पाए कि आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, है ना। लेकिन बाकी हम प्यार बहुत करते हैं। देखिए, क्या रहता है ना, मदर फादर से जैसे प्यार करते हैं, है ना, उनका एक अटैचमेंट आपसे अलग अलग लेवल पे रहता है ना। आप उसको एक अलग चीज़ों को लेके चलो। जैसे मेरे फादर हैं, अब जैसे हम अपने फादर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी उनको हग नहीं कर पाते। मतलब जैसे वही एक्सप्रेसिव नहीं है हम लोग। आपको अपने मन की बताऊं तो मैं जब भी उनके पास जाता हूँ, मैं दिल करता है कि सोच हग के कर जाता हूँ कि मैं आज अपने फादर को ना हग करूंगा, लेकिन उनके पास जाने के बाद एक ऐसा मूवमेंट अपने आप ही बन जाता है। एक दायरा है, वो दायरा, वो लकीर नहीं टूट पाती, वो मन करता है गले मिले, मतलब अपने मतलब एक जफ्फी डाल लूं अपने पापा को, तो वो एक जफ्फी देना लगता ही है कि यार, लेकिन वो नहीं हो पाता। माँ बाप के आप गले लगे, आपको एक वो सुकून मिलेगा, वो आपकी सक्सेस है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जैसे, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को गलत नहीं कह रहा हूँ, जैसे हमारी औलादें हैं वो हमारे कंधे पे चढ़ के मतलब तांडव कर लेती हैं, हम अपने पापा के कंधे पे कभी चढ़ के तांडव भी नहीं कर पाए। तो वो कहीं ना कहीं गैप स्टार्टिंग से था। हम प्यार करते हैं, बेपनाह करते हैं, लेकिन वो गैप आज तक भी इसीलिए रहा कि हम उनसे गले नहीं मिल पा रहे हैं, कि वो एक उस समय पे था कि पापा आ जाएंगे तो मम्मी ने कह दिया तेरी टांगें छुड़वाऊंगी, पिटाई लगाऊंगी, तो एक डर है बैठा हुआ, और वो कभी निकल ही नहीं पाया यार। हम लोग उनको खुल के आई लव यू बोल ही नहीं पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी। क्या रहता है ना इस चीज़ में कि हम शुरू से अपने पेरेंट्स से एक अलग ऑरे में रहे हैं, मतलब एक अलग चीज़ों में रहे हैं, कि हमने हमेशा ये देखा है कि फादर आते हैं तो फादर गुस्से में है ना। तो वो मोमेंट हमारा एक अलग जहन में चलता ही रहा है, वो हमेशा, हम उसको तोड़ नहीं पाए। आज के वक्त का जनरेशन चेंज हो गया भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स पहले कम प्यार करते थे, आज ज्यादा करते हैं। पहले के पेरेंट्स भी प्यार ज्यादा करते थे, आज भी करते हैं, है ना। तो आपको भाई, मेरे को लगता है कि आपके फादर मदर हैं, जब तक आप उनकी सेवा करिए और उनको टाइम टू टाइम आई लव यू बोलते रहिए। जैसे मैं आपकी ऑडियंस के थ्रू अपने मम्मी पापा से कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, दोनों से। तो ये होना जरूरी है भाई, बिल्कुल आपकी बात सही जरूरी है। मुझे एक मोमेंट याद आया कि हम शायद आपके साथ भी हो, शायद आप पब्लिक के भी साथ में, सभी के साथ हो जो भी सुन रहे हैं,
जो हम लोगों की जनरेशन है, हमसे पुरानी वाली जनरेशन, उनके साथ तो अक्सर शायद होता हो ये कि पापा आते थे, मम्मी ने गेट पे कान बनाने स्टार्ट कर दिए। आज भी होता है, मेरी वाइफ भी अक्सर करती है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें उस समय पे अलग थी, आज अलग है। तो आज दोस्ती वाली बात है बेटे से। तो जैसे ही पापा गेट खोला, मम्मी ने बस कान बनाया, आज ये किया, इसने वो किया, बहुत उद्यमी हो गया, आज ये कर लिया। और पापा ने बस आया, उठाया जो भी डंडा वंडा जो भी था, जूते चप्पल जो भी मिल जाए, उसमें प्रसाद उन्होंने दे दिया। उसके बाद में फिर आप तो मुंह फुला के बैठ गए, अब आप तो रोओगे, पिटाई लगी है। तो उसके बाद में फिर जबरदस्ती खाना भी खिलाते थे, खाने के लिए भी मार पड़ती थी, खाना। तो ये प्यार था। ये देखिए, ये मदर फादर के प्यार को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि वो किसी भी रूप में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि देखिए, आप कभी कभी देखेंगे कि जब आप बिल्कुल ही आप अपने आप को अकेला फील करेंगे, है ना, जब आपको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि काश मेरे साथ कोई हो और आपके फादर आके आपके कंधे पे हाथ रख दे, है ना, तो उससे बड़ी जीत आपके लिए कोई नहीं होती, है ना। सही बात है। मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि मेरे फादर मेरे पास आए थे। मतलब एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, ऑफिस की बात ही बताता हूँ मैं आपको एक अपनी, कि मेरे फादर आए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। तो उन्होंने बोला कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर है। तो मैंने उस टाइम बोला कि मैं। ओके, कैसे? पापा ने कंधे पे हाथ रखा है? हाँ। अरे वाह। तो है ना, क्योंकि जब तक फादर का हाथ आपके कंधे पे होता है ना दीपू जी, हाँ, जब तक आप दुनिया जीत ही लेंगे, जीत सकते हो, है ना। टेंशन नहीं रहती, पीठ भारी रहती, पापा हैं संभाल लेंगे, पापा हैं पीछे देख लेंगे सब कुछ। तो वो मोमेंट रहा मेरे साथ के जब फादर ने हाथ रखा, तो मैंने यही चीज़ उनसे बोली कि अब मैं ताकतवर हूँ, है ना। तो हमेशा वो बिल्कुल हमेशा मेरे साथ मेरी चट्टान बन के आप कह सकते हो कि खड़े रहे हैं हमेशा मेरे साथ। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, फादर एक ऐसी चीज़ है कि कोई आंधी आती है तो वो वहीं रोक देते हैं, है ना। वो एक ऐसी चट्टान है कि वो आप तक वो आंधी नहीं आने देती। जब वो चट्टान कभी हट जाती है ना, तब आपको आंधी तूफान पानी बूंदे सब फील होगा। तो मैं ऑडियंस को इस चीज़ से बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपके मदर फादर हैं तो आप अपने मदर फादर को प्यार करिए, उनके साथ बैठिए, समय दीजिए अपने मदर फादर को, क्योंकि ये मोमेंट कभी लौट के नहीं आएगा। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि आज आपके अगर कॉल आपके फ़ोन पे अगर मदर का कॉल आता है या फादर का कॉल आता है, हमेशा रिसीव करिए, हमेशा उनसे बात करिए, अच्छे से बात करिए, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो आप चाहोगे आप इसमें मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। इसमें मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मैंने अक्सर देखा है, आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं जी, ठीक है, हाँ, अक्सर पेरेंट्स का फोन नहीं आता है, बहुत रेयर आता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिसिप्लिन है बच्चों को लेके कि तू काम कर, सही बात है। लेकिन कभी बीच में फोन आता है तो बहुत सारे लोगों ने एटीट्यूड आ जाता है उनमें, वो दिखाने लगे, अरे पापा मैं बात करूँगा, बाद में बात कर लेंगे ना यार। जी। तो वो आई थिंक बहुत एक मतलब ऑकवर्ड है कि नहीं करना चाहिए इतना, मतलब आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। और उसको, या फिर लोगों को ये भी बात है, वो प्यार तो करते हैं, उनको सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता। उनको लगता है कि ये 10-20-50 लोग बैठे हैं, ये सीधा सा मंगल से आ गए हैं, ग्रह से आ गए, इनके मम्मी पापा नहीं है, है ना। तो ये मैं अगर पापा से 2 मिनट कह के, पापा हाँ बताओ पापा क्या कह रहे थे, अगर ऐसे बोल लूंगा तो यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट खराब हो जाएगी, है ना। यहाँ मेरा जो भी काम कर रहा हूँ वो खराब हो जाएगा, और मैं अपने लिए नहीं, वो दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं और चूते लग रहा होता हूँ। बिल्कुल सही है ना। तो होना क्या चाहिए वहाँ पे, ये होना चाहिए, हाँ पापा आप बताइए क्या करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो पापा मैं आधा घंटे बाद बात कर लूँ, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। ऑब्वियसली वो समझते हैं ना, भी हो सकता है आपके फादर ने आपको वो कॉल किया या मदर ने कॉल किया, तो हो सकता है अर्जेंसी होगी, कोई ऐसा कुछ रहा होगा कि उनको नीड होगी आपकी कोई बात करनी। ऑब्वियस तो आपको हमेशा अच्छा एक रिवर्ट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, फादर मदर हैं जब तक ही आप चीज़ों में सिक्योर महसूस कर सकते हैं, वरना आने वाले टाइम कभी ऐसा होता है जब जिनके नहीं हैं, भाई सब जानते हैं, जिनके नहीं हैं उनसे पूछिए माँ बाप का होना क्या होता है। तो मेरे हिसाब से है, आप उस चीज़ को बरकरार रखिए, अच्छे से बात करिए। आपके माध्यम से यही कहूँगा ऑडियंस से कि माँ बाप से प्यार। बहुत लंबा टॉपिक हमने मम्मी पापा खींच लिया, इस पे बहुत लंबी अभी बात हो सकती है। ये इतना मतलब ऐसा टॉपिक है कि इसमें ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, हमारी बात। सही बात है। एक लास्ट में मम्मी पापा के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ
देखा जाता है तो मतलब ऐसा होता है कि हम 22 वर्षा करते हैं। 22 वर्षा कैसे करते हैं कि यार गिव एंड टेक वाली, ये मेरा साथ रिलेशन है तो हम इसको साथ में रिलेशन निभाएंगे। अब आप एक चीज़ देखो, आज मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। बेटे बेटे जो भी है उनके लिए मैं कर रहा हूँ। 30 साल करूँगा, 35 साल का जो भी करूँगा, जब वो स्टेबलाइज हो जाएंगे तो वो फिर अपना जहाँ भी अब्रॉड है, जहाँ मतलब मुझसे मेरे साथ रहना है या अक्सर आजकल तो सब लोग बाहर रहते हैं, वो करेंगे। लेकिन अगर इसको ऐसे पीछे देखा जाए, पास्ट में, अगर पास्ट लाइफ में मैं जाऊं अपनी में, तो मेरे साथ तो 30-35 साल मम्मी पापा ने कर दिया ना यार। मेरे बच्चे के साथ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कैसा निकलेगा। हो सकता है मेरे में ही बदतमीजियां करने लग जाए मुझसे, या मेरा बिल्कुल ध्यान ही ना रखे। बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। मैं उसको कभी ये नहीं कह रहा कि मुझे उससे कुछ चाहिए, सही बात है, लेकिन पेरेंट्स ने तो 30 साल मेरे लिए किया है ना। वो आदमी आज के समय का भूल जाता है कभी कभी, तो जो बिल्कुल, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गिव एंड टेक भी, अगर आप बात करते हो कि वैसे पेरेंट्स का कभी भी कुछ ऐसा नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन अगर मैं गिव एंड टेक की भी बात करूं तो उन्होंने कर दिया भाई आपके लिए। सही बात है। आप बच्चे के, आप अभी मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, बच्चे के लिए कार आ जाएगी, घोड़ा आ जाएगा, घंटा आ जाएगा, घर बना देंगे, वाइफ सब चीज कर देंगे। पेरेंट्स के लिए अगर 10-20-50 हज़ार की बात आती है तो दिक्कत हो जाती है। सही बात है ना। वाइफ भी कभी, मतलब मेरी वाइफ नहीं टोकती, लेकिन मैंने लोगों से सुना है जैसा कि उसमें आ जाता है कि वाइफ का मम्मी पापा पे इतना पैसा खर्च कर रहा है, ये हो रहा है। आप सोचो 30 साल उन्होंने आपके लिए, जैसे आप अपने बेटे के लिए, यार मैं आपके घर में गाड़ी देख रहा हूँ, गाड़ी है, ठीक है, आपने इतना बढ़िया घर बनाया है, अभी अपने खुद ही लिया है, ये पेरेंट्स से हट के लिया है, तो आपकी कामयाबी है, तो आपने लिया, तो ये हमने सब चीज़ें खरीद ली। लेकिन हम कभी भी ऐसे नहीं करते यार पापा के लिए नई गाड़ी खरीद के दे दूँगा, बेटे के लिए कर लेंगे हम। बेटे के लिए हम आज से प्लानिंग बना रहे हैं कि वो जब 12th का हो जाएगा तो 20 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, 60 लाख रुपए चाहिए, उसको अब्रॉड भेजेंगे। कभी हमने मतलब आगे ये किया कि पेरेंट्स के लिए यार हम एक प्लानिंग बनाते हैं, जब पापा 50 के हो जाएंगे तो उनको यहाँ पे टूर कराऊंगा, जब पापा 55 के हो जाएंगे तो उनको ये वाली गाड़ी गिफ्ट करूंगा, पापा 70 के हो जाएंगे तो उनको ये एक अच्छी जगह अपने साथ में घुमा कर। ऐसी कभी प्लानिंग हम लोगों ने आज तक शायद कोई मतलब बच्चे नहीं करते। देखिए बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है दीपक जी कि ये प्लानिंग भी करनी चाहिए लोगों को ना भाई। देखिए इसको लोगों को ये समझना चाहिए कि मतलब लाइफ में जैसे सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा बेटर, मतलब कई ज़्यादा चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके मदर फादर है, जो आपको इस दुनिया में लेके आए, जिनकी वजह से आपका मतलब आपकी आप कह सकते हैं आपकी पहचान है ना। तो मुझे लगता है कि अब जैसे मेरा अपना मानना है कि मैं जैसे अपने फादर को एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ कि भाई, जैसे मैं एक टैगलाइन पढ़ रहा था कि एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था कि बेटे के होते हुए हम गाड़ी वाले हो गए। मतलब एक फादर ने अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा रखा था कि बेटे के होते हुए हम गाड़ी वाले हो गए। तो आप सोचो कि एक बेटे ने अपने फादर को गिफ्ट करी, तो उनके लिए वो मूवमेंट कैसा रहा होना ही चाहिए। हम बेटे के लिए इतनी सारी प्लानिंग बना रहे हैं, उसकी 25-30 साल की प्लानिंग बना ली, वाइफ के साथ हमने मूवमेंट कर ली, पेरेंट्स के साथ कौन करेगा भाई। मेरे को एक ऐसी चीज़ भी लगती है कि आप अपने मदर फादर को ले जाइए, शॉपिंग कराइए, उनको जो चीज़ उनका दिल करता है वो चीज़ उनको कराइए। अगर उनका मन है मंदिर जाने का, उनको लेके जाइए। उनका मन है अगर कहीं और जाने का, घूमने का, फिरने का, तो आप उसको एंजॉय कराइए, है ना। अगर वो ना जाए तो प्यार वाला जो फोर्स होता है ना, वो प्यार वाली फोर्स के साथ लेके जाना। और मैं दीपक जी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के टाइम की जनरेशन ये सोचती है कि एक समय पे आके, जैसे आपने देखा होगा बड़ी एज में जब पेरेंट्स आते हैं तो वो थोड़े रूड टाइप हो जाते हैं। जैसे लोगों का कहना है कि वो मुझसे ऐसे वे में बात करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जब हम छोटे थे तब हम भी गुस्सा करते थे, तो उन्होंने चाटा भी मार देते, किस तरीके से हैंडल किया। और भी हम चाटा भी मार देते थे, हम सुसु भी कर रहे हैं, पॉटी भी कर रहे हैं, उन्होंने कैसे हैंडल किया। ऑब्वियस मेरे को ऐसा लगता है कि जब, या अंकित जी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे आज आप अपने बच्चे को जैसे हैंडल कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, वही बच्चा आप अपने पापा में देख लो। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे थे। मेरे ख्याल से बिल्कुल टेंशन होनी ही नहीं है। आप बच्चे को जैसे अपने को ट्रीट कर रहे हो वही देख लो उसमें कि मेरे पापा ने मुझे ऐसे किया था, है ना, मैं आज ऐसे कर रहा हूँ, तो वहां पे फिर दरार ही नहीं आएंगी यार, और बहुत अच्छे से अच्छी चीजें होंगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं दीपक जी कि जो बड़ी एज पे आ जाते हैं ना, जब जैसे फादर मदर बड़ी एज पे होते हैं, तो आप उनको एक, जैसे आप अपने चाइल्ड को समझाते हो कि नहीं बेटा ये चीज़ गलत है,
तो आपको उसी वे में समझाना, उसी वे में समझाना क्यों? पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, बड़ी एज में व्यक्ति को कभी कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, कभी कभी गलत होती हैं, लेकिन अब उनको तो नहीं पता वो क्या गलत हो रही है, क्योंकि वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो अब ऑटो कट पे हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है दीपू जी कि ये वाली चीज़ को आज की जनरेशन को समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये जनरेशन आज की चीज़ अगर समझती है तो मुझे लगता है घर में कलेश नहीं होंगे, हाँ, चीज़ें मतलब अलग नहीं होंगी, खराब इसी में मेरा एक क्वेश्चन है, ये मैं वैसे बाद में पूछने वाला था आपसे, लेकिन अभी जब बात कलेश की चली रही है, तो शादी के बाद में यार वाइफ और मदर का जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हमेशा मतलब बना रखा है, ऐसा कंडीशनिंग की है लोगों ने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो तो वो बिल्कुल माँ बेटी वाला रिलेशन बन जाता है, लेकिन एक्चुअली में क्या कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम सास हैं, हम बहू हैं, तो माँ बेटी वाला थोड़ा सा नहीं आ पाता वो जो आना चाहिए। तो आप कैसे मैनेज करते हो इन सारी चीज़ों को? आप ऑब्वियस है यार, हम भी आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली सभी लोग हैं, तो कैसे चीज़ें चलती हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आपको मदर के लिए मदर का सोचना चाहिए, वाइफ के लिए वाइफ। कभी एक ही बात पे दोनों एग्री ना हो तो उस समय पे आप मतलब कैसे सिचुएशन हैंडल करते हैं? तो उस टाइम मैं खुद ही एग्री हो जाता हूँ जैसा वो सिचुएशन करते हैं, क्योंकि क्या है कि देखिए ना, मेरी मदर भी उतनी इम्पोर्टेंट है, मेरी वाइफ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना। एक ने मुझे पैदा किया है और एक के साथ मुझे जिंदगी में चलना है। माँ ने बांध दिया एक के साथ में भाई, तो लेके चलना ही है ना, चलना ही है। तो माँ आपकी जिम्मेदारी है, दूर कैसे रह सकते हैं? फिर देखिए, उसमें बच्चे को, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को नहीं समझा सकते। इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी वाइफ को ही समझाइए, क्योंकि देखिए यंग एज में आप अपनी वाइफ को तो समझा सकते हो। भाई जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स कभी गुस्सा कर जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो माँ बाप पे उल्टा जवाब देने से अच्छा आप एक काम कर सकते हो, आपका जैसे आपकी जो वाइफ है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन है आपकी वाइफ, तो आप उसी को समझाइए कि देखिए मेरे माँ बाप बड़ी एज में है, वो तो नहीं समझ पाएंगे ना, मैं उन्हें समझा पाऊंगा, ये चीज आप समझो, ऑब्वियस है, क्योंकि आप मेरा पार्ट हो, है ना। तो हम लोगों के साथ रहेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपकी वाइफ जरूर उस चीज को समझेगी और उसको हैंडल करेगी। वो सिचुएशन शायद जो आप सही करना चाहते हो वो आपकी वाइफ ऑटो कट पे सही कर देगी, ये चीज मुझे लगता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला है कि ये अंडरस्टैंडिंग तो रखनी ही पड़ेगी, और अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे तो हमें कहीं ना कहीं एक को तो समझाना है। और आई थिंक आज की जो जनरेशन की जो वाइफ आ रही है वो समझदार भी है और समझती भी है, और माँ बाप भी अगर कुछ कह रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसमें कुछ ना कुछ, अब उनका अनुभव है, वो अपने अनुभव के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो सही ही है, तो बात ठीक ही है। देखिए, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आपको आज जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि स्वर्ग जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी माँ बाप की सेवा करेंगे ना तो वही स्वर्ग है आपके लिए, है ना। तो स्वर्ग बाद में ना जाके आप यहीं पे स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। तो लोगों को इस चीज़ के, आज के टाइम पे लोगों को, मेरे को लगता है आपकी जैसे जो ऑडियंस है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने मदर फादर के साथ रूड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो आपके भले के लिए ही हो सकता है, कोई पेरेंट्स कभी ये चाह ही नहीं सकता कि मेरा बच्चे का गलत हो जाए। सही बात है ये चीज़। तो बहुत लंबा टॉपिक हो गया, और मैंने जैसे कहा ना, ब्रह्मांड की सारी टाइम खत्म हो जाएगा सारा, और हम टॉपिक ऐसा है कि खत्म ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन ये है जी, मैंने अक्सर सुना है आपसे, आप मतलब बहुत बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन है अपनी जॉब को लेके भी, तो कैसे मैनेज कर लेते हो? वाइफ को भी टाइम देना, बच्चों को भी टाइम देना, मम्मी पापा को भी टाइम देना, और जॉब में भी मतलब पूरा 100% देते हो। देखिए, तो जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो कि जॉब इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या हमें टाइम प्रॉपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज हो पाता है? ये चीज़ देखिए, मैंने अपने मतलब जो मेरे सीनियर हैं, मतलब आपसे ही सीखी है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैंने दीपक जी से ही सीखी है। तो उसमें वो हमेशा कहते हैं कि आप, जैसे हमारा काम है, हेल्थ इंश्योरेंस का काम है, तो आप जानते हैं कि एजेंट से रिलेटेड वर्क रहता है। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने एजेंट से भी बात करते रहें, है ना, और उसको भी लाइजनिंग टाइम देते रहें, और अपने बच्चों को भी टाइम देते रहें, अपने पेरेंट्स को भी टाइम देते रहें। अगर आपको अर्निंग भी करनी है
तो आप अर्निंग किन के लिए कर रहे हैं? आप अपने फैमिली के लिए फैमिलीज कर का, रहे हैं, राइट है ना? राइट राइट। तो मुझे लगता है फैमिली को भी उस चीज़ को समझना चाहिए ओके। कि अगर आप कहीं बिजी हैं तो आप उन्हीं के लिए जा रहे हैं, अर्निंग क्रिएट कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं भाई? फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा चीज़ चलती है। आप जैसे कुछ करोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। अगर सपोज मैं काम करूंगा तभी तो सैलरी मिलेगी, अगर मैं काम ही नहीं करूंगा तो सैलरी क्यों मिलेगी? तो वैसे ही चीज है ये वाला पार्ट। क्या है कि अगर आप अपना मतलब एक पार्ट नहीं रखोगे, जैसे आप जॉब करते हो, अगर आप मतलब बिजनेस नहीं करके दोगे, कैसे आपका इंसेंटिव क्रिएट होगा? तो वाइस वर्सा है चीजें। आपकी इस चीज में आपकी फैमिली को भी समझनी चाहिए कि, और भाई आपकी वाइफ को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से वो चीज़ें सब अच्छी हैं। हैप्पीनेस कब आ रही है? हैप्पीनेस तब आ रही है आपकी लाइफ में जब आप वो चीज़ें क्रिएट करके उनको प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, है ना भाई? अगर आज अब फैमिली में किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो कैसे सॉल्व होगी? मनी से होगी। तो जब मनी कैसे आएगा? जब आपको टाइम देना ही पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। और सेल्स में तो आगे पीछे कभी चलता है, टाइम इज मनी, है ना? बिल्कुल आपका सही डायलॉग है, टाइम इज मनी। यहाँ पे मेरे भी, मैं आप भी आपको बताना चाहता हूँ, सब लोगों को ही बताना चाहता हूँ, मेरे साथ भी यही है। क्योंकि हमारी जॉब ही ऐसी है, तो पेरेंट्स के साथ भी समस्या है, वाइफ के साथ भी समस्या है, मेरे तो बेटे के साथ भी समस्या है। अगर कभी कभी ऐसे मम्मी पापा का फ़ोन आ गया 9 बजे, हम 9:30 बजे ऑफिस पहुँच ही जाते हैं, तो 9 बजे उनका फ़ोन आ गया तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, अभी मैंने उठा लिया, अभी घर पे ही है, घर से निकला ही नहीं है? अरे निकल रहे भाई, अभी रास्ते में ही, बस चली जा ही रहा हूँ। दूसरा, शाम को जल्दी आ जाओ तो बेटे की बड़ी समस्या, पापा इतनी जल्दी आ गए। तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी हमने कंडीशनिंग कर दी है, हैबिट बना दी है कि भाई काम इंपॉर्टेंट है, काम में कोई समझौता नहीं, प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें अलग है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी तो काम से मिलेंगी, इसलिए काम में कभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। काम भाई देखिए, वर्क बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्क से ही सब चीज़ें हैं, आपका सारी चीज़ आपकी लाइफ वर्क पे ही डिपेंड करती है, तो वर्क होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक वाइफ का भी है, जैसे मैंने भी जो मैनेज करके रखा है, तो मतलब लकली ऐसी वाइफें मिलती हैं, अदरवाइज मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कलेश रहते हैं कि हस्बैंड हमेशा चाहिए, पल्लू से बंधा हुआ ना। तो मैं लकी हूँ इस मामले में, शायद आप भी मेरे ख्याल से लकी होंगे, आपको तो मैंने देखा ही है, दिन रात आप भागा दौड़ी रहते हैं, तो वो एकदम फ्रीडम है उनकी तरफ से कि आप काम करो, बात बात ये जो भी घर की चीज़ें हैं ना, वो हम बैठे हैं, हम देख लेंगे। देखिए, सेल्स पर्सन अगर देखेंगे, अगर इस जॉब को देखेंगे, इस प्रोफाइल को देखेंगे, तो एक सेल्स पर्सन की जिंदगी अलग तरीके की होती है। उसका अपना टाइम कोई नहीं है, है ना भाई? आप इसको ऐसे देखो कि इसमें वाइफ का बहुत बड़ा रोल है कि वो आपको फ्रीडम पूरी दे रही है। भाभी जी कुछ बोलना चाहते हैं? आई लव यू वगैरह कुछ ऐसा है? वो तो इतना फ्रीडम आप देते हैं तो आई लव यू तो है, थोड़ा सा खुश हो जाएंगी, मतलब सुनेंगी तो। महक आई लव यू, और शर्मा के आप ब्लेसिंग, मतलब वही 18 वाली ब्लेसिंग आ गई। तो मतलब मुझे अब कंफर्म हूँ मैं कि आपने कभी प्यार किया है तो सिर्फ वाइफ से किया, भाभी से किया है, अदरवाइज वो सीक्रेट है तो वो पता नहीं, ना बताया उन्होंने, लेकिन जिस तरह से इनकी ब्लेसिंग आ जाती है ना चेहरे पे भाभी का नाम सुनने के बाद में, तो वो भाई बताती है कि सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है। यहाँ पे सच्चा प्यार अलग है, वो अलग है, तो इस पे कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि फैमिलीज का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम लोग लकी हैं कि हम लोगों को इतनी अच्छी वाइफ मिली है कि वो चीज़ें मैनेज कर ले। बच्चे भी हमारे बड़े समझदार हैं कि ये नहीं पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, फलाना इस समय पे आ जाओ, समय पे आ जाओ। तो थैंक्स गॉड इसके लिए, आपने इतनी अच्छी फैमिलीज हमें दी है, पेरेंट्स हुए, बच्चे हुए, वाइफ हुई, और मतलब हम लोग के दोस्त हुए। तो दोस्तों का भी आप रोल मानते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे दोस्तों से बात चली गई है, कि कितने इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, या फिर उनका कोई रोल है या नहीं आपकी लाइफ में? देखिए दीपू जी, दोस्तों का रोल बहुत ज़्यादा रहता है आपकी लाइफ में, क्योंकि जब आप बिल्ट हो रहे होते हो, मतलब बड़े हो रहे हो, ग्रो कर रहे होते हो, आप इसको ऐसे देखो, तब आप उन्हीं के साथ रहते हो, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये आपका जो पार्ट है, जो आपका ग्रो करने का पार्ट है, ये आपके दोस्तों के साथ रहता है। तो आप किस मेंटेलिटी के दोस्तों के साथ रह रहे हो, सोसाइटी में आप बैठ रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बच्चे किस मेंटेलिटी के लोगों के साथ रह रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भैया देखिए,
अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी फ्रेंडशिप है जो शॉर्ट माइंडेड पर्सन है, शॉर्ट माइंडेड पर्सन इन द सेंस के आप कमाना चाहते हो 100 करोड़ रुपए और उसका माइंडसेट है कि 1 लाख रुपए में सफिशिएंट है, इनफ है, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे अगर उसके साथ हो तो। उसकी मेंटालिटी वैसी होगी, है ना। अगर आप 100 करोड़ करना चाहते हो कर अपनी लाइफ में, अगर बहुत अर्निंग करना चाहते हो तो आप, मुझे लगता है 5 उसी क्लब वाले लोगों के साथ, उसी लोगों के साथ 100 करोड़ वाले बंदे के साथ बैठोगे तो आप 100% उस पार्ट को अचीव कर पाओगे। क्यों? आप उस मेंटेलिटी के हो जाओगे, है ना। मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है इन सक्सेस की, मतलब आपको अगर बड़ा बनना है तो। बिल्कुल, मतलब इससे कोरिलेटेड मेरे दिमाग में एक बात आई कि उस सोसाइटी में बैठना चाहिए जहाँ जिन बच्चों के पास में विजन है, राइट, है ना। वो विजन हो सकता है कि समाज सेवा का हो, वो हो सकता है एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का हो, वो कुछ भी नौकरी करने का हो, लेकिन खाली बंदे का जो है दिमाग वाले लोग हैं सोसाइटी, उनके पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर ऊट पटांगी सारी हरकतें सारी वहीं से जन्मती है ना। खाली दिमाग शैतान का घर। आपने देखा होगा, ये डायलॉग भी बहुत मशहूर है, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना, शैतान का घर। तो वो वहां पे नहीं बैठना चाहिए, वो नहीं आपको करना चाहिए ना। अपने बच्चों को ऐसी संगति में भेजिए, मतलब आपके बच्चे के फ्रेंड्स जो हैं, मैं बताना चाहूंगा, आपके बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं वो किस मेंटेलिटी के हैं, आपको ये भी बच्चे से टाइम टू टाइम अपने बच्चे से बात करते रहिए, मतलब जानिए कि उसकी मेंटेलिटी कैसी है। आपका बच्चा सही दिशा में जा भी रहा है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर वो नहीं रख रहे आप, तो बच्चा किधर से किधर संगत में गलत में भी जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जज करना चाहिए। हाँ, अब जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, सब ज्यादा से ज्यादा मतलब आगे की सोचते हैं, मतलब बड़ा सोचते हैं, विजन बहुत उनका बड़ा है। तो देखिए मेरा विजन भी बड़ा है। अगर आज शायद मेरी दोस्तों की शॉर्ट मेंटेलिटी होती तो मेरा विजन भी छोटा होता, है ना। बिल्कुल आपकी बात सही है। थैंक यू सो मच खत्री जी, आपने हर पहलू पे बहुत बारीकी से और बहुत बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी, ईमानदारी से हर एक बात का जवाब दिया, बड़ी बारीकी से दिया और बिल्कुल खुल के दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो आदमी दबा लेता है, तो आपने बिल्कुल हर पहलू को सामने रखा है कि यार ये होता है। चाहे हमने पेरेंट्स की बात की हो, चाहे हमने आजकल सास बहू के बारे में बात की हो, चाहे कैरियर के बारे में बात की हो, चाहे हमने आपकी स्टार्टिंग के बारे में बात की, हमने आपके बिजनेस के बारे में बात की, तो हम लोगों ने दोस्तों के बारे में बातें की, तो आपने हर एक बात पे आपने अपना पहलू खुल के रखा है। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में जाते जाते आप कोई एक मैसेज मेरे ऑडियंस के, पूरा समाज ही हमारा ऑडियंस है, हमने जो स्टार्टिंग की थी वो शायरी से की थी, तो लास्ट में मैं चाहता हूँ कि आपकी एक शायरी से हो। हाँ, देखिए मैं आपको इस बात पे एक शायरी कहना चाहूँगा। देखिए दीपक जी, गलती वही करते हैं जो मेहनत करते हैं, है ना। गलती वही करते हैं जो मेहनत करते हैं। ऑब्वियस है, जो मेहनत नहीं करेगा वो क्या गलती करेगा। हाँ, निकम्मों की जिंदगी वाह तो दूसरों की कमी निकालने में अरे वाह जाती है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपको खत्री जी का ये पॉडकास्ट इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भर भर के कीजिएगा। लव यू, बाय। थैंक यू सो मच।